हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? क्रैश कोर्स की श्रृंखला में अगली यूनिट शुरू कर रहे हैं, है ना। जिस यूनिट का नाम क्या है? ऑप्टिक्स। बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे आप लोग, और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं प्यारे बच्चों ऑप्टिक्स। बड़ी यूनिट है, सवाल भी पूछे जाते हैं, समय कम है, से ज़्यादा समय ना खराब करते हुए ये शुरू करते हैं। बस आपसे इतना ही कहना है, लेक्चर को प्यारे बच्चों पूरा देखें, आखिरी तक देखें। शुरू में हल्का सा बेसिक से लेकर के फिर एक अच्छे लेवल की तरफ प्यारे बच्चों मूव करेंगे। उस बार सारे में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको अच्छे से कराऊंगा। तो खैर शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ना खराब करते हुए। प्यारे बच्चों ऑप्टिक्स बेसिकली स्टडी ऑफ लाइट को कहते हैं, है ना। और स्टडी ऑफ लाइट क्या है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है प्यारे बच्चों, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बेसिकली इसकी जो रेंज होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है प्यारे बच्चों। ये वॉयलेट कलर की वेवलेंथ होती है और ये रेड कलर की। और मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि जो वॉयलेट कलर की वेवलेंथ है वो रेड से क्या होती है प्यारे बच्चों? कम होती है। यानी कि इस बार लाल रंग ने बाजी मार ली है ना, यानी कि रेड की वेवलेंथ वॉयलेट से क्या है? ज़्यादा। प्यारे बच्चों बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की आती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम कहलाता है। क्या कहते हैं इसको? पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम, जिसमें सबसे पहले रेडियो वेव्स, फिर माइक्रोवेव्स, फिर आपकी इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्स और फिर गामा। ओके, तो प्यारे बच्चों ये कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो ये वाला पार्ट है विजिबल स्पेक्ट्रम वाला, इसी को एक्चुअल में क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं। क्योंकि इसकी जो रेंज है वो कितनी बताइए सर ने? 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक। प्यारे बच्चों यही वो 7 रंग हैं जो मुझे दिखाई देते हैं, है ना। क्योंकि आप सभी ने पढ़ा है VIBGYOR, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब प्यारे बच्चों इस स्पेक्ट्रम की बड़ी खास बात होती है, इस स्पेक्ट्रम में इधर से इधर जाने पर, एरो देख रहे हैं, इधर से इधर जाने पर एनर्जी बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, वेवलेंथ कम होती है। दोबारा फिर कह रहा हूं, एनर्जी बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, वेवलेंथ कम होती है। तो सर इसका मतलब जो गामा रेज है इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, इसकी वेवलेंथ सबसे कम। तो इसका मतलब ये जो रेडियो वेव्स है इसकी एनर्जी सबसे कम, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम, इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों? अब याद करने का तरीका क्या है? बाजार से एक रेडियो खरीदा, रेडियो को कहाँ रख दिया? माइक्रोवेव ओवन के अंदर रख दिया। अरे भला आदमी को रेडियो को भी ओवन के अंदर रखता है, लेकिन कोई बात नहीं। बाजार से रेडियो खरीदा, माइक्रोवेव में रख दिया। माइक्रोवेव में रखने पे क्या होगा सर? गर्म हो जाएगा, गर्म होकर रेड हॉट हो जाएगा, यानी कि इंफ्रारेड हो गया है, यानी कि यहाँ से बना इंफ्रारेड। बाजार से रेडियो खरीदा, माइक्रोवेव में रखा, माइक्रोवेव में रखने पर हो गया इंफ्रारेड। आओ देखें, आओ देखें, भाई देखें क्या हुआ? बड़ी आवाजें आ रही हैं, बड़ी फूकने की, जलने की आवाज आ रही है। हम तुम अकेले नहीं जाऊंगा, यू एंड वी, तुम भी जाओगे और हम भी जाएंगे, यू वी। पता नहीं क्या हुआ, XYZ, है ना, यानी कि पता नहीं क्या हुआ। आओ किससे पूछें? माँ से पूछें। तो देखो प्यारे बच्चों पूरा स्पेक्ट्रम आपको याद हो गया है। बाजार से क्या खरीदा? रेडियो खरीदा, रेडियो खरीद करके माइक्रोवेव में रख दिया, फिर रेड हॉट हो गया। बहुत मजा आने वाला है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। आज आप देखना कैसे टिप्स पे होगा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आपका चैप्टर। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड प्यारे बच्चों, विजिबल, उसके बाद अल्ट्रावायलेट, और फिर जाने क्या हुआ और क्या बना? गामा रेज। तो इस तरह से प्यारे बच्चों पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो पार्ट जो इस वेवलेंथ रेंज में होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? लाइट कहते हैं। अब मैं जो पहला सवाल कराऊंगा प्यारे बच्चों वो इसी के ऊपर कराने वाला हूं, लेकिन उससे पहले जरा मैं आपको फटाफट से ऑप्टिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में आपको आइडिया देना चाहता हूं। अच्छा, कमाल की बात है, सारे रेडिएशन सबकी स्पीड क्या होगी? सेम ही होती है। और मैं ये जो पूरा स्पेक्ट्रम पढ़ रहा हूं अभी एयर और वैक्यूम में पढ़ रहा हूं। मीडियम चेंज हो जाएगा तो ऑब्वियस है यहाँ से जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। लेकिन एक मीडियम में सारे रेडिएशन सेम स्पीड से क्या करते हैं? ट्रैवल करते हैं। और इसको अपन एयर और वैक्यूम के लिए सी बोलते हैं, सी इज द स्पीड ऑफ द लाइट। तो प्यारे बच्चों इसकी जो डेफिनेशन है वो आती है, सी इज इक्वल्स टू 1/√μ0ε0। ओके, जहां μ0 मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, ε0 इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है। तो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो एक्चुअल में किस पे डिपेंड करती है? मीडियम पे डिपेंड करती है। मीडियम की कौन कौन सी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पर क्या करती है? डिपेंड करती है। क्या प्यारे बच्चों मेरी बात क्लियर है? चलिए अब आगे की बात करते हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, है ना। ऑप्टिक्स के कितने पार्ट हुए? 2। एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हुआ और दूसरा क्या हुआ प्यारे बच्चों? वेव ऑप्टिक्स हुआ। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आप पढ़ते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलती है ना। एक पर्टिकुलर कंडीशन में
जब हम लोग डिफ्रैक्शन की बात नहीं करते है ना, यानी कि नॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं, तो लाइट हमेशा कैसे चलती है, स्ट्रेट लाइन पाथ पर ट्रैवल करती है। इस स्ट्रेट लाइन पाथ को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन बोलते हैं। ये लाइट की पहली प्रॉपर्टी होती है। दूसरा, इट शोज रिफ्लेक्शन, ओके। तीसरा प्यारे बच्चों, इट शोज रिफ्रैक्शन, है ना। और फिर इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो चारों पार्ट आप पढ़ते हैं वो कहाँ पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। इधर वेव ऑप्टिक्स की बात करें, इसको फिजिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। इसके अंदर आप पढ़ते हैं प्यारे बच्चों इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। क्लियर है। तो अभी फिलहाल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इस यूनिट में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। क्लियर है। अच्छा, जो लाइट का पाथ होता है, क्या होता है लाइट का पाथ, लाइट का पाथ एक्चुअल में क्या प्यारे बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। और ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, उसको ऐसे बनाते हैं। ये बहुत सारी रेज हैं, इन रेज को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, बीम कहते हैं। अगर ये फैल रही हो तो उसको डाइवर्जिंग बीम कहते हैं, और अगर ये किसी पॉइंट पर आकर के मिल रही है तो उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्यारे बच्चों कन्वर्जेंट बीम। क्या क्लियर है। अब हम लोग करते हैं पहला सवाल प्यारे बच्चों, किसके ऊपर, इस एनर्जी वाला जो ये कंसेप्ट है जो हमने सीखा कि यहाँ से यहाँ तक जाने पर एनर्जी बढ़ती जाती है, यहाँ से यहाँ जाने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, यहाँ से यहाँ जाने पर लैम्डा कम होता जाता है। इसके ऊपर बाजार से क्या खरीदा, रेडियो। कहाँ रख दिया, माइक्रोवेव में। माइक्रोवेव में रखने पर क्या हो गया, रेड हॉट। रेड हॉट मतलब इंफ्रारेड। आओ देखें मतलब विजिबल, है ना, अकेले नहीं, हम तुम मतलब यूवी। पता नहीं क्या हुआ मतलब एक्सरेज। आओ माँ से पूछे मतलब क्या हो गया, गामा। तो क्या पूरा स्पेक्ट्रम याद हो गया। चलिए शुरू करते हैं इसके ऊपर पहला सवाल। तो प्यारे बच्चों पहला सवाल, ब्लू लाइट, एक्सरेज, इंफ्रारेड और येलो लाइट में आपसे क्या कह रहा है, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इनको एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, यानी कि किसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है और वो सबसे लास्ट में, और जिसकी एनर्जी सबसे कम है वो सबसे पहले। तभी तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी आएगा भाई। भावुक ना हो, सवाल पढ़ते हुए जल्दी ना करें। कभी कभी आंसर तो आता है लेकिन जल्दबाजी में दिक्कत हो जाती है। यही तो फ़र्क होता है कंपटीशन में। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों बात करें, इस स्पेक्ट्रम को मैं देख रहा हूँ, इस स्पेक्ट्रम में इधर से उधर बढ़ने पर एनर्जी बढ़ती है। तो मैंने कहा सबसे पहले क्या आ रहा है, सबसे पहला आ रहा है सर इंफ्रारेड, यानी कि ये रहा इंफ्रारेड। उसके बाद बेटे विजिबल में आप देख रहे हैं VIBGYOR, ओके। तो यहाँ पे सबसे इसके बाद क्या आ रहा है सर, इसके बाद येलो, फिर क्या आ रहा है बेटे ब्लू, और इसके बाद मेरे पास आ रहा है कौन सा, एक्स रेज, यानी कि ये आ रहा है इधर। तो सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते सबसे लिस्ट एनर्जी होगी सर इंफ्रारेड की, यानी कि एनर्जी ऑफ इंफ्रारेड, फिर इसके बाद बेटे येलो, फिर इसके बाद आ गया कौन सा, ब्लू, और फिर इसके बाद आ गया प्यारे बच्चों एक्स रेज। क्या क्लियर है। बात करते हैं किसकी, फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी का भी यही ऑर्डर होगा, ये इंफ्रारेड की सबसे कम, फिर किसके बाद येलो, फिर इसके बाद रेड, और फिर इसके बाद क्या आ गई, एक्स रेज आ गई। लैम्डा उल्टा होगा, यानी कि सर सबसे पहले लैम्डा किसका, सबसे कम एक्स रेज का, फिर इसके बाद कौन से कलर का प्यारे बच्चों, फिर इसके बाद सर ये आ जाएगा ब्लू का, ओके, ये ब्लू है, ओके। फिर उसके बाद आएगा प्यारे बच्चों लैम्डा फॉर येलो, और फिर उसके बाद आएगा लैम्डा फॉर इंफ्रारेड, ओके। बहुत सारे कंपटीशन में इसके ऊपर छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं। और बेटे एक बात और याद रख करके चलें कि जो लैम्डा ऑफ कौन सा कलर, वायलेट कलर इज ग्रेटर देन, लैम्डा ऑफ रेड इज ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ वायलेट कलर। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, इनके इस ऑर्डर को मैनेज कर सकते हैं। आइए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग पढ़ते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन मतलब लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलती है, ओके। हालांकि इसमें एक कंडीशन है, उसको भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल आइए समझते हैं। और प्यारे बच्चों रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ही लाइट को समझने का बड़ा बढ़िया रूल है, क्योंकि सबसे शुरुआत इसी से हुई थी। और जो स्ट्रेट लाइन पाथ है यही कहीं ना कहीं शेडो फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझे, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन का मतलब बेसिकली शेडो फॉर्मेशन। अब देखो ये लाइट की बीम है, आप देख रहे हैं, ओके। कुछ पैरेलल लाइट्स की रेज आ रही होंगी। अब ऐसा सोचो तो अगर ये मान लो आ रही थी और आपने यहाँ रास्ते में क्या रख दिया, ऑब्स्टिकल रख दिया, ये आपने क्या रख दिया प्यारे बच्चों, ऑब्स्टिकल। तो ऑब्स्टिकल रखने पर जरा बताओ क्या यहाँ पर लाइट जाएगी, नहीं, यहाँ नहीं जाएगी। लेकिन जरा सोचो अगर लाइट यहाँ होती तो ऊपर तो आती, तो यहाँ अंधेरा हो जाएगा। यही क्या कहला रही है, ये शेडो कहला रही है। तो जितने पार्ट पर आप लाइट को रोक देंगे वही क्या कहलाएगी, शेडो कहलाएगी। इस बार थोड़ा सा तो जरा सोचो अगर ऐसे करके कुछ रेज आ रही होंगी तो प्यारे बच्चों ये वाली तो ब्लॉक हो जाएंगी, और क्या ये वाली यहाँ चली जाएंगी। तो जो ये ब्लॉक हुई, क्या उसकी वजह से ये जो पिलर आपको दिखाई दे रहा है ये कुछ यहाँ पर अंधेरा सा दिखाई देगा, ओके। तो ये इसकी क्या बन गई, शेडो बन गई। अब सोचो स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रही है, मजा आ रहा है। एंगल कितना है बेटे, tan थीटा। टावर की हाइट कितनी है h, तो क्या लिख सकता हूँ दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू
क्या बेटे h बाई एक्स, तो क्या x की वैल्यू कितनी आ गई h बाई टेन थीटा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों मैं क्या कर सकता हूँ, इस x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो ऑब्स्टेकल आप देख रहे हैं इसकी एक थिकनेस है, इसकी एक विड्थ है कितनी d, तभी होगा प्यारे, ये विड्थ कितनी होगी इसकी d, ये तभी होगा जबकि d की वैल्यू प्यारे बच्चों लैम्डा के मुकाबले बहुत ज़्यादा होगा। और वैसे भी लाइट की वेवलेंथ तो बहुत ही कम होती है ना, कितनी लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम के आसपास होते तो वैसे भी अपना काम चल जाएगा। लेकिन जरा सोचो अगर इसकी जो विड्थ है ये देखो कम हो गई, और इतनी कम हो गई कि ये लगभग किसके बराबर हो गई, लाइट के वेवलेंथ के ऑर्डर की होगी, तब ये स्ट्रेट लाइन पाथ पढ़ना चल करके अपने पाथ से थोड़ा सा बैंड हो जाएगा। प्यारे बच्चों इस प्रॉपर्टी को ही हम क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को ही हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। इसलिए कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन कब पॉसिबल है, कब पॉसिबल नहीं है। तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन केवल तब पॉसिबल है जबकि जो ऑब्स्टिकल है इसकी जो विड्थ है वो लैम्डा से बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और अगर इसकी विड्थ लैम्डा के ऑर्डर की हो गई तो इस सिचुएशन में प्यारे बच्चों अब देखो स्ट्रेट लाइन चलती तो यहाँ तक शैडो आती, लेकिन सोचो अब ये पाथ ऊपर मिला, ऊपर गया तो इसका मतलब ऊपर अंधेरा मिला, तो इसका मतलब ज्योमेट्रिकल शैडो का रीजन बढ़ गया ना। तो यही बेसिकली क्या कहलाता है, ये डिफ्रैक्शन कहलाता है। हालांकि इसके बारे में भी हम चर्चा नहीं करने वाले हैं, और ये मान करके चल रहे हैं कि जिस भी ऑब्स्टिकल से लाइट टकरा रही होगी उसकी विड्थ एक्चुअल में लैम्डा से क्या होगी प्यारे बच्चों, लैम्डा से तो ज़्यादा ही होगी। ओके, आइए करते हैं इसके ऊपर एक दो सवाल। तो बेटे करते हैं इसके ऊपर सवाल। ये रहा क्वेश्चन, आप देख रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द शैडो फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, और ये आपको क्या दिखाई दे रही है, डिस्क दिखाई दे रही है। ओके, डिस्क की रेडियस कितनी है प्यारे बच्चों, डिस्क की रेडियस कितनी है यार, ये सोर्स है, सोर्स कैसा सोर्स है, ये पॉइंट सोर्स है ना। तो पॉइंट सोर्स से हमेशा ध्यान रखें, पॉइंट सोर्स से बेटे एक डाइवर्जिंग बीम निकलती है, क्लियर है। तो होगा क्या प्यारे बच्चों, ये रे आई, अब ये वाली तो रुक गई है ना, ये तो सब रुक गई, लेकिन जो उसके कॉर्नर वाली थी क्या ये यहाँ आई, यस सर। क्या बेटे ये वाली यहाँ आई, यस सर। और ऐसे ही क्या इसके हर पॉइंट्स आई होगी। 3D की अगर बात करें तो यहाँ पे सामने इस तरह का एक पैच फॉर्म्ड हो गया। ओके, ए सर्कुलर पैच इज फॉर्म्ड। मैंने माना प्यारे बच्चों इसकी रेडियस कितनी है, y। अब ये मुझे y की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। देखो भाई मैं आपको बता दूं, पूरी की पूरी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका है बेटे, इस सिमिलर ट्राइंगल का है। और सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी भैया ध्यान रखना, x अपॉन वाई पैरेलल साइड्स ओके इज इक्वल्स टू a अपॉन a प्लस b। ये हमेशा आप लोग ध्यान रखें, x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू a अपॉन a प्लस b। क्लियर है ना, क्लियर है बच्चों। क्योंकि दूसरा एक छोटी सी चीज़ और, ये थीटा ये 90, तो ये एंगल कितना 90 माइनस थीटा। बेसिक है लेकिन क्या करें भाई, आना तो चाहिए। अब देखो बेटे मुझे क्या करना है, ये y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो एक काम करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे क्या मान लेता हूँ सर, सर आप एक काम करें, यहाँ पे लिख लो a b, हाँ बेटे c, क्या d, और क्या ये आ गया e, और यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है ये वाला एक ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में ये क्या हुआ r, ये क्या हुआ प्यारे बच्चों y, ये कितना हुआ d, ये कितना हुआ 2d। अब मुझसे क्या पूछ रहा है y, वाओ ये तो यही हो गया। बोले तो सर r बाई वाई इज इक्वल्स टू, हाँ बेटे क्या d, टोटल कितना सर, टोटल हुआ d प्लस 2d यानी कि 3d। तो बेटे यह आ गया dd छम्मा छम्मा हो गए, तो क्या यहाँ से r बाई वाई इज इक्वल्स टू कितना बेटे d बाई 3 आ गया। तो क्या जो y की वैल्यू है वो आ गई बेटे 3r। क्लियर है। तो यहाँ से इसका जो एरिया है वो एरिया कितना हो गया सर, पाई इंटू वाई स्क्वायर यानी कि पाई इंटू 3r का होल स्क्वायर, क्या बेटे पाई इंटू 9r का स्क्वायर। क्लियर है। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, इसका एरिया कैलकुलेट कर सकता हूँ। आइए करते हैं अगला सवाल। आइए प्यारे बच्चों करते हैं क्वेश्चन। देखो कितना माइन्यूट से डिफरेंस उस क्वेश्चन में कैसे समझ में आने वाला है। आपसे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कुलर पैच फॉर्म्ड ऑन द सरफेस। ठीक है, यहाँ से एक सोर्स है प्यारे बच्चों लाइट का, और ये एक स्फेयर है। ओके, एंड स्फेयर हैविंग रेडियस r। स्फेयर हैविंग रेडियस r में यहाँ से रे चली, और यहाँ से जब रे चली तो ऑब्वियस है बेटे ये वाली रे यहाँ तक आएगी, और क्या ये वाली रे यहाँ आएंगी, बाकी सब रुक जाएंगी। तो क्या इस तरह का एक पैच फॉर्म्ड होगा ग्राउंड पर। तो आपसे पूछ रहा है यार ये जो पैच बन रहा है इस पैच का यानी कि फाइंड एरिया ऑफ द सर्कुलर पैच फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ग्राउंड पर, इसका मुझे क्या निकालना है, एरिया कैलकुलेट करना है। तो ज़रा सोचो बेटे, अगर मैं इस x को कैलकुलेट कर पाऊँ तो मज़ा आ जाएगा। क्या एरिया वुड बी इक्वल्स टू पाई एक्स स्क्वायर।
ओके। लेकिन अब मुझे एरिया निकालना है तो सिमिलर ट्रायंगल ढूंढते हैं। तो एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ से इस पर एक ये डाल देते हैं परपेंडिकुलर। ओके, रेडियस कितनी है इसकी स्फीयर की r, तो ये भी कितनी हो गई सर, ये हो गई r। बेटे इस वाले एंगल को क्या कहूँ, थीटा कहूँ। ये डिस्टेंस कितनी हो गई सर, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई बेटे 2r। इस ट्रायंगल को हाँ जी ए बी सी में यस साइन थीटा लिखता हूँ सर। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बेटे r/2r छम्मा छम्मा यानी कि 1/2, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू यस साइन 30, तो थीटा इज इक्वल्स टू कितने डिग्री आ गया, 30 डिग्री आ गया। बस मज़ा आ गया भाई। अब जरा सोचो बेटे, इस ट्रायंगल में यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ m और इसको लिख सकता हूँ n, तो इस वाले ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में भाई सर, ट्रायंगल AMN में, AMN में प्यारे बच्चों ये वाला एंगल कितना है थीटा। अब बताओ ये 2r और ये r टोटल हो गए 3r। हाँ बेटे थीटा कितना आ गया 30 डिग्री, तो क्या x ही तो निकालना है। वाह भाई वाह, तो क्या tan 30 लगा दूँ। यस सर। सर इन ट्रायंगल AMN में यस tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू हाँ बेटे x/3r, x/3r। tan 30 कितना 1/√3 इज इक्वल्स टू x/3r। तो बेटे x की वैल्यू कितनी आ गई सर, x की वैल्यू आ गई 3r/√3। हाँ बेटे क्या ये कट के आ गया कितना √3r। मज़ा आ गए, x आ चुका है, तो क्या इसका जो एरिया होगा क्या वो πx² होगा, तो क्या पाई इंटू क्या √3r का स्क्वायर होगा। तो बेटा आंसर आ गया 3πr का स्क्वायर। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो सिंपल ज्योमेट्री है, मज़ा आ रहा है, लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रैवल कर रही है और हमें कुछ नहीं करना, बस ये एंगल खेलना है। क्लियर है। अच्छा एक बात और प्यारे बच्चों, छोटी सी बात याद रखें, किसी भी ट्रायंगल में भाई 90 के सामने वाला हमेशा ध्यान रखें, पहचानना आसान होता है। ये हाइपोटेनियस है, जो भी थीटा होता है उसके थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है ना बेटे, थीटा के सामने वाला, और जो बचा हुआ होता है उसी को क्या कहते हैं बेस। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। क्लियर है सर। आप तो ऐसे बता रहे जैसे मैं बिल्कुल भी नहीं आता। कोई बात नहीं, आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए करते हैं अगला सवाल। तो प्यारे बच्चों हम लोग शुरू करते हैं पहली प्रॉपर्टी, जिसका नाम क्या है, रिफ्लेक्शन है ना। रिफ्लेक्शन में हम लोग प्लेन मिरर पढ़ेंगे और प्यारे बच्चों स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे। क्लियर है। रिफ्लेक्शन में ये इंसिडेंट रे है भाई, ये मिरर आपका है, मिरर की दो सरफेस हैं बेटे। ये जो आप देख रहे हो हेयर से, ये बेसिकली पॉलिश सरफेस होती है, इसकी ये वाली सरफेस रिफ्लेक्टेड सरफेस होती है और रिफ्लेक्टेड सरफेस पर ही रे एक्चुअल में आकर के इंसिडेंट होती है। ये इंसिडेंट रे यहाँ टकराएगी, ये नॉर्मल का मतलब होता है हमेशा रिस्पेक्ट टू द मिरर के परपेंडिकुलर। ओके, तो मिरर के परपेंडिकुलर ये नॉर्मल है, ये आई है तो आर है। तो सब बच्चे जानते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और प्यारे बच्चों इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा एक ही पॉइंट पर मिलते हैं और एक ही प्लेन में क्या करते हैं, लाई करते हैं। क्लियर होगी प्यारे बच्चों बात। अब इसमें दो बातें हैं, क्या ये कहलाता है नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब ओके, तो जब ये ऐसे आएगा तो क्या नॉर्मल भी यहीं से गुजरेगा, तो इसका मतलब आई की वैल्यू कितनी हो गई 0। तो बेटे रे एक्चुअल में ऐसे ही वापस लौट जाएगी, आई 0 तो आर भी क्या होगा 0। दूसरा वर्ड होता है ग्रेजिंग। ग्रेज का मतलब होता है ग्रेजिंग करके जाना, मतलब सरफेस के पैरेलल जाना। जब ये सरफेस के पैरेलल जाएगी तो नॉर्मल ऐसे होगा, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री होगा 90, ये 90 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा 90। तो इसका मतलब इस केस में आई 90 होता है तो आर भी कितना होता है 90। प्यारे बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात जिस पे चर्चा करें, जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो सफ़र करते हैं कितने का, फेस चेंज ऑफ पाई का। यानी कि जो भी रे रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी, यानी कि जैसे ये आई और ये गई, तो आने वाली और जाने वाले में कितने का फेस चेंज आता है प्यारे बच्चों, सफर्स ए फेस चेंज ऑफ पाई। ये हम लोगों ने एक्चुअल में वेव में पढ़ा है कि जब डेंसर मीडियम बाउंड्री से कोई रे क्या करते रिफ्लेक्ट करती है तो उसके फेज में कितना का चेंज आ जाता है, पाई का। तो इसी तरह से लाइट के केस में जब लाइट रे किसी सरफेस से टकरा के वापस जाती है तो इसके फेज में कितने का चेंज आ जाता है, पाई का। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात, आप यहाँ से देख रहे होंगे ये एक सरफेस है, कैसे सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है। इस स्फेरिकल सरफेस पर माना रे ऐसे आकर के गिरी, तो यार आप सबसे पहले क्या बनाओगे, टेंजेंट, और फिर क्या बनाओगे बेटे, नॉर्मल। तो ये वाला एंगल अगर आई है तो क्या ये वाला एंगल भी आई होगा, ठीक है। और अगर मान लो मैं आपसे कहूँ यार रे इधर आकर के गिरी तो कुछ नहीं, ये नॉर्मल बना दो, क्या ये रे ऐसे चले जाएगी, तो ये आई है, ये आर है, आई बराबर क्या हो जाएगा, आर। जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, आगे जाके पढ़ेंगे कौन से मिरर, स्फेरिकल मिरर। अब मान लो मुझे स्फेरिकल मिरर दिया है, कौन से वाला, ये वाला।
इस पे ये कौन सी रे, इंसिडेंट रे आकर के गिरी। इस पे नॉर्मल बनाना बहुत आसान काम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले गोला बनाओ, पूरा कर दिया, बिट इसका सेंटर ढूंढ लो। क्लियर है? तो जो नॉर्मल है ना, ये यहाँ से होता हुआ हमेशा इसके सेंटर से जाएगा, तो इट्स इजी टू फाइंड नॉर्मल। नॉर्मल आ गया तो थीटा पता लग गया, थीटा पता लग गया तो ये वाला थीटा पता लग गया। अब मैं आपसे पूछूं यार बताओ, सिचुएशन कुछ इस तरह की है, जिस सिचुएशन में प्यारे बच्चों इस बार ये है और रे कहाँ आई, यहाँ आकर के गिरी। अब आपको नॉर्मल बनाना है तो सबसे पहले क्या पूरा कर दिया, तो गोला, ये क्या है सेंटर, ये क्या है नॉर्मल, हमेशा पास कहाँ से करता है, सेंटर से। क्लियर है? तो ये रे चली गई, आई थी ऐसे और चली गई ऐसे। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ प्यारे बच्चों, नॉर्मल बना सकता हूँ। किसके लिए? स्फेरिकल सरफेसेस के लिए। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, पहले पढ़ेंगे हम लोग प्लेन मिरर, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। लेकिन मैं आपसे एक बात बता दूं, प्लेन मिरर में हालांकि ज़्यादा पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन जो प्लेन मिरर है उससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, ताकि फिर हमें स्फेरिकल मिरर में थोड़ा सा चीज़ों को समझने में प्यारे बच्चों आसानी होती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या, प्लेन मिरर। तो प्यारे बच्चों ये क्या है, प्लेन मिरर। आपको कह रहे हैं रेज इंसिडेंट एज शोन इन द फिगर एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। मिरर हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाता है। बहुत सिंपल सा सवाल है, ध्यान से समझें, और एक बार समझ में आ जाएगा तो बहुत मजा आएगा, फिर देखना तुम्हें कैसे सवाल होते हैं। हाँ बेटे, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स वर्टिकल, ये वर्टिकल चली जाती है। ओके, तो आपसे पूछ रहा है यदि थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करो। पहली बात तो एक बात बताओ, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, तो प्यारे बच्चों ये वाला एंगल कितना हुआ? सर ये एंगल हुआ 90। बाकी तो सब बाद में करेंगे, ये बताओ 90 दिखाई दे रहा है सब लोगों को? ठीक है। अच्छा बेटे एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जब आप, ये कौन सी रे है सर, इंसिडेंट, और ये कौन सी रे है बेटे, रिफ्लेक्टेड। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना है सर, वेरी मच थीटा। ये कितना है सर, ये है 90 माइनस थीटा। तो ये भी कितना है, 90 माइनस थीटा। तो कहने के मायने प्यारे बच्चों केवल इतने से हैं। प्यारे बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का, जो आप लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोगों के इतने व्यूज़, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स मिले। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ वहाँ जा कर के अपना एनरोलमेंट ज़रूर सुनिश्चित करें। और प्यारे बच्चों इसके अलावा यदि आप डाउट्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो मोशन के प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। कि यार ये रे आई 5 पर तो गई कितने पर, 5 पर। लेकिन अगर कोई ये बोले कि यार ये थीटा है तो इसका मतलब ये भी तो थीटा है ना, ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना। यानी कि इंसिडेंट रे मिरर के साथ जो एंगल बनाते हैं, रिफ्लेक्टेड भी मिरर के साथ वही वाला एंगल बनाती है। आशा करता हूँ समझ में आया। नहीं समझ में आया फिर एक बार देखें। हाँ जी, ये रे आई कितने डिग्री पर, 15 पर। तो जरा बताओ जब ये जाएगी तो ये एंगल कितना होगा? सर ये एंगल होगा बेटे 15 डिग्री। और ये वाला कितना होगा? सर ये होगा 90 माइनस 15, 90 माइनस 15। हाँ भाई 90 माइनस 15 कितना होगा बेटे? इज दिस भी 75। तो इसका मतलब सर ये हुआ ये वाला एंगल 75, तो ये वाला एंगल कितना 75, यानी कि ये पूरा एंगल कितना हुआ 150 हुआ। छोटी सी कैलकुलेशन है, छोटा सा गणित है, बाकी देखो सवाल आराम से होगा। अब बताओ ये कौन से रे इंसिडेंट, ये कौन से रिफ्लेक्टेड। तो मुझे एक बात बताओ प्यारे बच्चों, ये कितना हुआ? ये एंगल हुआ सर 20 डिग्री। क्लियर? तो ये वाला एंगल कितना होगा? सर ये वाला एंगल होगा मेरे पास 70 डिग्री। कितने डिग्री? 70। बस सवाल ख़त्म। ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है। अब मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना है? सर ये थीटा है तो ये थीटा है, तो ये हुआ सर 20 प्लस थीटा। तो बेटे ये कितना हुआ? सर ये भी हुआ 20 प्लस थीटा। शुरू में भारी लगेगा, डरना मत, बहुत आसान काम है। अरे भाई ये इंसिडेंट है, ये 20, ये थीटा, तो 20 प्लस थीटा, ये भी कितना 20 प्लस थीटा। अब प्यारे बच्चों ये कितना आ रहा है 70। क्लियर है? तो इसका मतलब सर ये तीनों का सम किसके बराबर? 180 के बराबर। तो क्या 20 प्लस थीटा प्लस 70 प्लस 20 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कितना बेटे? 180 डिग्री। तो सर ये मेरे पास आ गया, हाँ जी, थीटा थीटा 2 थीटा 20 20 40 70 110 इज इक्वल्स टू 180। तो क्या 2 थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 70। तो बेटे थीटा कितने डिग्री आ गया है? थीटा मेरे पास 35 डिग्री आ गया। ये समझ में आया दोनों बराबर क्यों है? यस सर, इंसिडेंट रे मिरर के साथ जो एंगल बनाती है वही रिफ्लेक्टेड रे भी मिरर के साथ बनाएगी। अच्छा, इसमें अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछ लेता तो सर इंसिडेंट इसका आधा कर दो। अरे ये 70 डिग्री है तो ये 35 हुआ, तो ये भी कितना हुआ? 35 हुआ। आइए करते हैं अगला सवाल। तो देखो बेटे इस वाले क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल वही पहले वाला, बस फर्क इतना है कि उसमें थीटा ऊपर से था, इसमें थीटा नीचे से है। सब गिवन है। ये 20 डिग्री पर बनाता है, थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। क्लियर?
जरा बताओ, ये इंसिडेंट सर, ये रिफ्लेक्टेड, बिल्कुल सही। ये कितना बेटे 20, जब वर्टिकल हो गई तो ये एंगल कितना सर 90, तो बेटे ये पूरा कितना हुआ सर, ये हुआ क्या 110। अच्छा अभी समझ में आया कि सर ये वाला जो भी एंगल है और ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे, है ना। तो क्या इसका इनका सम 5 + 110 + 5 इज इक्वल्स टू बेटे कितना 180, तो क्या 25 + 110 इज इक्वल्स टू 180, तो क्या बेटे 25 इज इक्वल्स टू क्या 70, तो क्या 5 इज इक्वल्स टू 35 डिग्री। अभी जो 5 है इसको चेक करते हैं एक बार, यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है। देखो ये है 5, ठीक, ये है 20, तो बेटे इसका मतलब ये हुआ, ये जो एंगल हुआ ये वाला एंगल है ना, ये वाला, ये भी तो थीटा हुआ। कैसे सर? अरे भाई देखो ना, ये कितना है थीटा, तो बेटे ये भी तो कितना हुआ थीटा। तो जरा सोचो, ये वाला थीटा तो ये भी तो थीटा। अब ये जरा सोचो, थीटा क्या है 20 + 5 इज इक्वल्स टू थीटा, 20 + 5 इज इक्वल्स टू थीटा, ओके। और बेटे मेरे पास 5 कितना है 35, तो क्या 20 + 35 इज इक्वल्स टू थीटा, तो थीटा इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। क्या क्लियर है? तो थोड़ा सा ध्यान रखें भाई, इस तरह से एंगल्स का सवाल करने में मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होने वाली होगी। आइए करते हैं अगला सवाल। हाँ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग। टू इल्यूमिनेट ए वेल रेज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द वर्टिकल। देखो ये कुआं है ना, वेल, और इस पे रे आई बेटे कितने डिग्री पर, वर्टिकल से 40 डिग्री पर। तो आपसे कह रहा है कि यार मुझे क्या करना है, इस कुएं को इल्यूमिनेट करना है, चमकाना है, लाइट डालनी है इसके अंदर। तो आपसे पूछ रहा है यार कि जो मिरर है उस मिरर को इस हॉरिजॉन्टल से कितने थीटा पर रखा जाए। दिस इज द क्वेश्चन एक्चुअली। कह रहा है यार ये वाला थीटा निकाल लो ताकि मैं क्या कर सकूँ, ये रे आए और ये रे आ करके यहाँ ऐसे रे डाल दे। तो जरा सोचो, ये कौन सी हुई इंसिडेंट, ये कौन सी बेटे रिफ्लेक्टेड। सबसे पहले एक बात बताओ, यस बेटे ये 40 है तो ये एंगल कितना हुआ सर, ये 50 हुआ। तो बेटे ये कितना हुआ सर, ये 90 हुआ। अच्छा एक बात बताओ, ये एंगल अगर 5 है तो ये कितना हुआ सर 5, क्योंकि इंसिडेंट रे मिरर के साथ जो एंगल बनाती है, क्या रिफ्लेक्टेड रे भी मिरर के साथ वही एंगल बनाती है। सवाल खत्म। अब बताओ इस पूरे प्रकरण के अंदर 5 + 50 + 90 क्या +5 इज इक्वल्स टू बेटे 180। यस सर। तो क्या 25 + 140 इज इक्वल्स टू 180। तो क्या बेटे 25 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 140, यानी कि 25 इज इक्वल्स टू 40। तो बेटे 5 कितना आ गया, दिस 5 इज इक्वल्स टू 20 डिग्री। तो बेटे ये वाला एंगल कितना आ गया 20 डिग्री। वाह जी वाह। अब सोचो ये 20 है, ये वाला कितना है, ये सर ये मेरे पास है 50, तो इसका मतलब टोटल एंगल कितना हो गया, ये टोटल हो गया 70 डिग्री। तो यही तो पूछ रहा है साहब। तो बेटे थीटा इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। अब भाई ठंडे दिमाग से एक बार इसको बना के सोचना तो मज़ा आएगा। क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा था कि मिरर का हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल हो ताकि इसके ऊपर आकर के गिरने वाली इंसिडेंट रे जो वर्टिकल से कितने पर गिर रही हो 40 डिग्री पर, सीधे इसको चमका दे। क्लियर है? कुछ नहीं करा, ये इंसिडेंट रे थी बेटे, ये 40, ये कितना 50, क्योंकि सब 90 होता है, ये 90 था ही, ये वाला एंगल निकाल लिया, ये तीनों का सम 180 के बराबर आ गया। सॉल्व करके 5 की वैल्यू 20 डिग्री आ गई। आइए करते हैं अगला सवाल। अब बेटे करते हैं अगला सवाल। कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन सफर्ड बाय द रे। ये इंसिडेंट रे है प्यारे बच्चों, कितने डिग्री पर आई 30 डिग्री पर। ये लेंथ कितने 2√3 सेंटीमीटर, दो पैरेलल मिरर्स हैं, ठीक। और ये इनके बीच का सेपरेशन कितना है 1 मिलीमीटर है प्यारे बच्चों। तो आपसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितने सफ़र करेगी। सबसे पहली बात तो ये बताओ, जब ये यहाँ करके टकरा करके यहाँ जाएगी तो ये कितने पर जाएगी सर 30 पर। ओके हाँ बेटे, ये वाली डिस्टेंस क्या x निकाल सकता हूँ। यस सर। क्या बेटे फिर ये टकरा करके इधर जाएगी, ये फिर कितना होगा 30, तो ये फिर कितना होगा 30, तो क्या फिर ये कितना होगा सर, ये फिर x होगा। और क्या ऐसे ऐसे चलता रहेगा। तो पहला रिफ्लेक्शन यहाँ हुआ, दूसरा रिफ्लेक्शन x पे हुआ, क्या अगला 2x पर होगा। इस तरह से रिफ्लेक्शन होते रहेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? क्योंकि x वो डिस्टेंस है जहाँ पे एक्चुअल में आप सोचो तो सेकंड रिफ्लेक्शन हुआ होगा, क्योंकि एक बार यहाँ हो गया, एक बार प्यारे बच्चों यहाँ हो गया। तो आओ चेक करते हैं फटाफट से। 1030 डिग्री इज इक्वल्स टू, हाँ जी 1030 डिग्री सर, ये x tan थीटा, और ये कितना बेटे सर, ये 1 मिलीमीटर। क्लियर है?
तो यहाँ से सर ये आ गया x/1 mm, ये होता है प्यारे बच्चों 1/√3 इज इक्वल्स टू x/1 mm। तो प्यारे बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1/√3 सेंटीमीटर। क्लियर है, बस मजा आ गया, सॉरी मिलीमीटर। अब बताओ टोटल कितनी लेंथ है सर, टोटल लेंथ है 2√3। ओके 2√3 सेंटीमीटर में नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस काउंट करने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, n। तो क्या n इज इक्वल्स टू सर टोटल लेंथ कितनी है बेटे सर 2√3 सेंटीमीटर बटे x कितना है सर, x है 1/√3। क्या क्लियर है? ओके तो बेटे यहाँ से, लेकिन ये किस में है सर, ये मिलीमीटर में है, तो ये हो गया सर 20√3 मिलीमीटर अपॉन क्या बेटे 1/√3 से ऊपर चला गया, तो सर ये आ जाएगा मेरे पास 20 × 3 यानी कि 60 रिफ्लेक्शंस। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। क्लियर है? आइए करते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन देखें, फाइंड थीटा सच दैट द रे रिट्रेसेस इट्स पाथ। क्या रिट्रेस करना, अपने पाथ को रिट्रेस करना, यानी कि जिस पाथ पर आई उसी पाथ पर वापस जाना। ओके इट्स पाथ आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम द M2, यानी कि मिरर M2 से टकराने के बाद ये अपने पाथ को क्या करे, रिट्रेस करे। प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। भाई बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ध्यान दो बेटे। अगर मान लो मैं आपसे कहूँ ये रे ऐसे टकराई, तो क्या ऐसे गई? यस सर। क्या बेटे ऐसे टकरा करके फिर ये ऐसे गई? यस सर। क्या फिर ये ऐसे टकरा करके ऐसे गई? तो ऐसे चलता रहेगा। लेकिन अगर सोचो किसी मिरर पर ये जाकर के प्यारे बच्चों 90 डिग्री पर टकरा जाए, तो 90 डिग्री पर टकराएगी तो इसका मतलब आई कितना होगा? 0, क्योंकि आप इसको क्या बोलते हैं सर, मैं इसको बोलता हूँ नॉर्मल इंसिडेंस। तो क्या इस केस में आर भी कितना हो जाएगा? 0। तो क्या रे वापस लौट जाएगी, यानी कि इसका मतलब आई 0 है तो आर भी क्या होगा? 0। तो ये क्या करेगी, अब अपने पाथ को क्या करेगी? रिट्रेस करेगी। क्या क्लियर है? तो इस तरह से रे क्या करती है, अपने पाथ को प्यारे बच्चों रिट्रेस करते हैं तब जबकि वो फाइनली किसी मिरर पर 90 डिग्री पर आकर के टकरा जाए। अब आओ जरा ध्यान से समझे क्वेश्चन को। ये रे आई इसके पैरेलल है, अगर ये रे इसके पैरेलल है, ये वाला एंगल थीटा है प्यारे बच्चों, तो ये वाला एंगल कितना होगा? थीटा होगा। अब ये वाला एंगल थीटा है, तो क्या ये रे यहाँ से आकर के, अच्छा कौन से रिफ्लेक्शन के बाद, ध्यान दे, सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद। तो सेकंड रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है? सेकंड रिफ्लेक्शन यहाँ हो रहा है, तो सर इसका मतलब ये इस पे कितने डिग्री पर गिरनी चाहिए? 90 पर, क्योंकि अगर ये 90 पे गिरेगी भाई तभी तो ये अपने पाथ को क्या करेगी? रिट्रेस करेगी। अब सोचो ये थीटा, तो ये कितना सर? थीटा। ये थीटा, ये थीटा बेटे, ये कितना? 90। तो क्या इसका मतलब 2 थीटा प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180। क्लियर है? तो यहाँ से बेटे मेरे पास आ गया 2 थीटा इज इक्वल्स टू 90, तो थीटा इज इक्वल्स टू कितने डिग्री आ गया? 45 डिग्री। अच्छा ये तो पता नहीं ये थीटा तो ये थीटा, यस सर, क्योंकि बेटे बार बार ये और ये तो बराबर हम लिखते ही हैं, लेकिन इंसिडेंट रे जो मिरर के साथ एंगल बनाती है वही रिफ्लेक्टेड रे भी किसके साथ बनाती है? मिरर के साथ एंगल बनाती है। क्लियर है? अब करते हैं दूसरा सवाल। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड थीटा सच दैट द रे रिट्रेसेस इट्स पाथ आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन फ्रॉम M2। इस बार भैया नहीं सॉरी रिपीट। प्यारे बच्चों फिर अब उस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं प्रैक्टिस के लिए। ये M1 है, ये M2 है, ये एंगल कितना है? थीटा। फाइंड थीटा सच दैट द रे रिट्रेसेस इट्स पाथ आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन। तीसरे रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ को क्या करें? रिट्रेस करें। रिट्रेस का मतलब आखिरी वाले मिरर पे 90 डिग्री का एंगल बनाए। क्लियर है? तो देखो जरा फटाफट से ये आई। अच्छा ये थीटा, तो ये थीटा क्योंकि इसके पैरेलल आ रही है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सर ये यहाँ गई, क्या फिर ये यहाँ गई? यस सर। ये एंगल कितना होना चाहिए? ये अगर 90 हुआ तो क्या बेटे ये वापस अपने पाथ को रिट्रेस कर जाएगी। यस सर। तो बेटे मुझे थीटा की वैल्यू क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। सर ये थीटा है, शाबाश। तो ये कितना होगा? सर ये थीटा होगा। ये 90 है बेटे। क्लियर? तो सर ये वाला एंगल भी कितना होगा? 90 होगा। ये 90 है तो ये कितना होगा? सर ये होगा 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा। तो सर एक बात बताओ, ये थीटा तो ये भी तो थीटा। क्लियर है? और ये वाला जो एंगल है कौन से वाला? ये वाला एंगल, ये कितना होगा? सर ये भी होगा 90 माइनस थीटा। कैसे पता? देखो बेटे ध्यान देना, कैसे समझना है। अगर ये इंसिडेंट थी और ये रिफ्लेक्टेड थी तो इस मिरर पर ये वाला और ये वाला एंगल बराबर ही तो होंगे। अरे भाई सही तो है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर ही तो होंगे। अभी तो बताया क्या? अगर मान लो मैं आपसे कहूँ ये मिरर है, तो इस मिरर में सोचो अगर ये रहे और ये रहे ऐसे गई, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर नहीं होंगे। यस सर।
तो इसका मतलब अगर ये वाला एंगल पता है तो ये वाला भी पता होगा। अब बस काम होने वाला है। अच्छा, और ये वाला एंगल कितना है प्यारे बच्चों? सर ये वाला एंगल है 90 माइनस थीटा। वाह जी वाह। इन तीनों का सम कितना? सर 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कितना बेटे? 180 डिग्री। क्या माइनस 3 थीटा, और ये मेरे पास कितना आ गया सर? 270 माइनस 3 थीटा इज इक्वल्स टू कितना बेटे? 180। तो सर इसका मतलब ये हुआ, तो यहाँ से लिख सकता हूँ 3 थीटा इज इक्वल्स टू, हाँ बेटे कितना? 90। तो थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। क्लियर है? समझ में आया? थोड़ा थोड़ा पूरा पूरा प्रैक्टिस कीजिए। बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, क्या कि अगर ये इंसिडेंट रे थीटा बनाती है तो ये भी क्या बनाएगी? थीटा ही बनाएगी। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों? तो याद रहे, तीसरे रिफ्लेक्शन पे परपेंडिकुलर कर दो, तो जब भी परपेंडिकुलर टकराएगी तो रे अपने पाथ को क्या करेगी? रिट्रेस करेगी। ओके, आइए बढ़ते हैं आगे। आइए प्यारे बच्चों समझते हैं डेविएशन। ओके, ये है इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। ये एंगल आई तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी कितना होगा? आई ही होगा। प्यारे बच्चों ये क्या है? मिरर। अब जरा सोचो, अगर ये मिरर ना होता तो क्या रे ऐसे जाती? क्या मिरर के होने पर ये रे ऐसे चली गई? तो जरा बताओ, क्या मिरर की ये कौन सी डायरेक्शन है? सर इट इज़ द इनिशियल डायरेक्शन। और ये कौन सी डायरेक्शन है? सर इट इज़ द फाइनल डायरेक्शन। तो इनिशियल और फाइनल के बीच का एंगल देखो, ये इतना होगा। ओके, इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं प्यारे बच्चों डेविएशन। ओके, डिनोट किससे करते हैं? डेल्टा से। तो मुझे डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बहुत आसान है। जरा बताओ, ये पूरा कितना? सर 180। और ये कितना? सर ये 2i। तो जो ये वाला एंगल है वो कितना होगा? सर 180 माइनस 2i। तो प्यारे बच्चों जो डेविएशन का फार्मूला है, दैट डेविएशन इज इक्वल्स टू 180 माइनस 2i। यानी कि अगर मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस पता हो, जैसे से फॉर एग्जांपल ये एक मिरर और इस मिरर पर ये रे कितने डिग्री पर आई? सर 20 डिग्री। तो मुझसे क्या कह रहा है? डेल्टा निकालो। तो बेटे आई कितना हुआ? सर आई इज इक्वल्स टू 20। तो दैट डेल्टा इज इक्वल्स टू सर पाई माइनस 2i। 180 माइनस इतने, क्या 180 माइनस 40 से कितना आ गया प्यारे बच्चों? इट कम्स आउट टू बी 140 डिग्री। अच्छा, डायरेक्शन का ध्यान रखें। कैसे? ये देखो, ये इसकी इनिशियल डायरेक्शन है, ये इसकी फाइनल है। तो ये क्या है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? सर ये डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो आंसर आ गया बेटे 180 एंटी क्लॉकवाइज। अब इसको ऐसे समझो कि यार ये इनिशियल डायरेक्शन थी, ये कौन सी है बेटे? फाइनल। तो ये वाला एंगल कितना है? सर ये वाला जो एंगल है, दैट एंगल इज 140 डिग्री। यार लेकिन ये भी तो डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल। बिल्कुल है। तो ये कितना होगा सर? ये 360 माइनस 140 होगा। और 360 माइनस 40 कितना होगा बेटे? क्या 220 होगा। लेकिन ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी, इसलिए हमेशा डेविएशन के दो आंसर होते हैं, एक बेटे क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज कितना है? थीटा। तो एंटी क्लॉकवाइज कितना होगा? सर 360 माइनस थीटा। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों? एक और इम्पॉर्टेंट बात, डेल्टा पाई माइनस 2i का जो ग्राफ होगा प्यारे बच्चों, ये एक स्ट्रेट लाइन होता है। याद रखें, डेल्टा और आई के बीच का ग्राफ क्या होगा बेटे? एक स्ट्रेट लाइन होता है। और इस स्ट्रेट लाइन में आप ध्यान रखें, जो नॉर्मल इंसिडेंस है ना, यानी कि 180 माइनस 2i में प्यारे बच्चों अगर i कितना है? 0, जिसे आप क्या बोलते हैं? नॉर्मल इंसिडेंस। तो i को 0 कर दोगे तो ये मैक्सिमम होगा 180। और ग्रेजिंग इंसिडेंस में क्या बताया था सर ने? सर ग्रेजिंग में i कितना होता है? 90 डिग्री। i 90, तो डेल्टा कितना हो जाएगा? 0। तो ये जो दोनों पॉइंट आपको दिख रहे हैं, i बराबर 0 पर डेल्टा कितना है? पाई, यानी कि 180। और बेटे i बराबर कितने पर? 90 पर डेल्टा कितना है? 0। तो ये आ जाएगा इसका ग्राफ। ठीक है, आइए करते हैं इसके ऊपर कुछ सवाल। तो आइए प्यारे बच्चों करते हैं सवाल। ये 3 क्वेश्चन है, देखते हैं। ये आपसे डेल्टा पूछा है। अब बताओ एंगल कितना है? 15 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ी है? नो सर। एंगल ऑफ इंसिडेंस तो बेटे ये होगा। ये कितना होगा सर? सर ये होगा बेसिकली 90 माइनस 15। ओके, 90 माइनस 15 मतलब कितने डिग्री? सर 75 डिग्री आ जाएगा। ये 75 डिग्री आ जाएगा, तो क्या बेटे ये भी कितना आ जाएगा? 75। तो इसका मतलब सर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? इतना। तो डेल्टा कितना हुआ सर? 180। क्या बेटे? माइनस 2i से, यानी कि 180 माइनस 2 इंटू 75, यानी कि इट कम्स आउट टू बी
30 डिग्री। अच्छा डायरेक्शन देखें प्यारे बच्चों, ये इसकी इनिशियल डायरेक्शन है, ये इसकी फाइनल है, तो ये डायरेक्शन होगी और ये क्या है कू यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। अब इस क्वेश्चन को देखें प्यारे बच्चों, ये मिरर इस बार तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दे रखा है 20 डिग्री, तो क्या रे ऐसे चली जाएगी, यस सर। तो क्या डेल्टा होगा बेटे पाई माइनस 2i यानी कि 180 माइनस कितना 40 यानी कि 140। वाओ, ये डायरेक्शन इनिशियल, ये फाइनल, किधर की तरफ सर ये डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, तो आंसर कितना आ गया 140 डिग्री क्लॉकवाइज। बहुत मक्खन चलने वाला है और मैं आपको बता दूं जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना मजा आएगा। वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं लेकिन फिर भी देखते हैं। और कुछ नहीं, बेसिक ज्योमेट्री है, जहाँ कहीं दिक्कत है प्यारे बच्चों उसको अच्छे से समझो, रुको, स्लो करो। 0.75 पे देखो तेज लग रहा है तो, है ना, और स्लो तो खैर लगने का मतलब ही नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन को मजेदार सवाल, फाइंड डेल्टा नेट आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, 2 रिफ्लेक्शन के बाद डेल्टा नेट निकालना है। तो प्यारे बच्चों इस बात का ध्यान रखो कि जो डेल्टा नेट है यानी कि इसका मतलब बहुत सारे डेविएशंस है, वो हमेशा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 प्यारे बच्चों सबका ऐड होगा। अगर सब सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे, सब सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे, और अगर 1 2 इधर है और 1 इधर है तो ये दोनों ऐड होंगे, तो ये वाला क्या हो जाएगा माइनस। चलो शुरू करें। ये कितने डिग्री 30 डिग्री। हसरत दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें, तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। बेटे ये एंगल कितने डिग्री है 90 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। दोनों मिरर एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर। अब बताओ ये आया, ये इधर चला गया कितने पर 30 पर। हाँ बेटे ये वाला सर 60, तो बेटे ये कितना सर ये 30, तो ये कितना सर 60। सर बड़ी जल्दी लिख रहे हो, अरे भाई ऐसे ही लिखे जाएंगे, कौन सा बड़ा काम है। 30 30 60 60 90 30। देखो देखो प्रैक्टिस करो, ये 60 तो बेटे ये कितना 60। वाह, जरा देखो पहली बार रिफ्लेक्शन यहाँ हुआ, क्या बेटे दूसरी बार रिफ्लेक्शन यहाँ हुआ, तो क्या पहला जो डेविएशन डेल्टा 1 होगा वो यहाँ होगा। क्या यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 30 डिग्री, तो क्या 180 माइनस 2 इंटू 30 से क्या 180 माइनस 60 से प्यारे बच्चों कितना आ गया सर 120 डिग्री आ गया। अच्छा इस 120 डिग्री की डायरेक्शन देखो, क्या दिस इज द डायरेक्शन ऑफ 120 डिग्री। यस सर, सर इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है। अब ध्यान देना प्यारे बच्चों, ये वाली इधर चली गई, ये हुआ डेल्टा 2, ये क्या है सर ये भी क्लॉकवाइज है। डेल्टा 2 आएगा कितना सर 180 माइनस, हाँ बेटे ये 2 इंटू 60, ओके, यानी कि इट कम्स आउट टू बी 60 डिग्री। किधर की तरफ सर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जरा बताओ डेल्टा नेट क्या डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 होगा। यस सर, क्या 120 क्लॉकवाइज प्लस क्या 60 क्लॉकवाइज, तो बेटा आंसर कितना आ गया 180 क्लॉकवाइज। क्या प्यारे बच्चों क्लियर है। तो अगर दो मिरर के बीच का एंगल कितने डिग्री है 90 डिग्री, तो ये वाली रे और ये वाली रे एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगी। क्या होंगी एंटी पैरेलल होंगी। आइए बढ़ते हैं आगे। In two reflections, the deviation is independent of angle of incidence। बेटे अगर दो डेविएशन आप देख रहे हैं, कितने डेविएशन दो देख रहे हैं, तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस से कोई लेना देना नहीं होता है। खैर इस चीज़ को समझते हैं इस वाले क्वेश्चन से। आपसे कह रहा है डेल्टा नेट बताओ कितने रिफ्लेक्शन के बाद 2 के बाद रे कितने एंगल पर आई सर 20 पर, तो जाएगी कितने पर 20 पर। ओके, ये वाला बेटे कितना है 20, तो ये कितना प्यारा है बच्चों सर ये हुआ 70। बेटे 70 40 कितना आया सर 70 40 आया 110। तो बेटे ये वाला एंगल कितना हुआ सर 180 माइनस 110 से 70 डिग्री। अब बताओ क्या ये इंसिडेंट थी, ये रिफ्लेक्टेड, अब इसके लिए इंसिडेंट हुई, तो क्या ये कहीं ऑब्वियस है कुछ ऐसे जाएगी। ये 70 है तो ये कितना आएगा 70। समझ में थोड़ी आ रहा है सब, तो पक्का हो गया बिल्कुल सर। जो इंसिडेंट रे मिरर के साथ एंगल बनाती है वही रिफ्लेक्टेड भी मिरर के साथ बनाते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों। अच्छा तो फिर इंसिडेंट क्या हुआ सर ये नॉर्मल आ गया, तो ये 90 ये वाला 20 और ये कितना हुआ बेटे 20। क्लियर है। वैसे आपका जैसे मन करे आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ से चलते हैं,
तो सबसे पहले यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है प्यारे बच्चों, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 20, तो पहला जो डेल्टा 1 हुआ ये होगा डेल्टा 1। सो दैट डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू 180 माइनस बेटे 2 इंटू 20, यानी कि 180 माइनस 40 दैट इज 140। और डायरेक्शन क्या हो गई सर? डायरेक्शन हो गई है क्लॉकवाइज। अब बात करते हैं इसकी, क्या ये ऐसे गया, इस बार ये डेविएशन आया प्यारे बच्चों सेकंड वाला है, तो डेल्टा 2 इज इक्वल्स टू 180 माइनस, इस बार फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस 20 डिग्री है, क्या 2 इंटू 20 से बेटे कितना आ गया 140, और ये भी किधर आ रहा है क्लॉकवाइज, तो डेल्टा नेट कितना हुआ सर 140 प्लस 140 यानी कि 280 क्लॉकवाइज। या क्या बताया था सर ने सर 360 माइनस ये कितना 280, इट कम्स आउट टू बी सर ये आ जाएगा मेरे पास 80 डिग्री। कितने डिग्री? 80 डिग्री क्या एंटी क्लॉकवाइज। तो दो आंसर मेरे पास हो सकता है नेट डेविएशन के। आशा करता हूँ समझ में आया। अब यार इतनी मेहनत कौन करे, ये इतने सारे एंगल कौन निकाले? आओ उसका जुगाड़ देखते हैं। क्या जुगाड़ है? इम्पॉर्टेंट जुगाड़ है, कॉरलरी है, बहुत प्यारी प्यारे बच्चों। क्या समझिए, अगर ये एंगल थीटा है और ये कोई रे आई, कितने भी आई कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल दिमाग मत लगाओ। जिस मिरर पर पहले आकर के गिरी उसे M1 कहो, इसको क्या कहो बेटे M2। M1 से M2 की तरफ स्मॉल एंगल, M1 से M2 की तरफ कौन सा एंगल? स्मॉल एंगल घुमाओ। ये एंगल कितना है प्यारे बच्चों? थीटा। तो जो नेट डेविएशन होगा वो आ जाएगा 2 थीटा। कहाँ से कहाँ तक? M1 से M2 की ओर। एंड दिस इज द आंसर। और इसका इस एंगल ऑफ इंसिडेंस से कोई लेना देना नहीं है। दोबारा सुने प्यारे बच्चों, अगर दो मिरर के बीच एंगल थीटा हो, दो रिफ्लेक्शन हो रहे हो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। क्लियर है? तो आपसे कह रहा है कि M1 उसको जिस पर रे पहले आकर के गिरे, है ना, यानी कि रे स्ट्राइक्स फर्स्ट, जहाँ रे पहले आकर के पड़ती है उसको क्या कहो? उसको सर कहो M1। तो M1 से M2 की तरफ ध्यान देना प्यारे बच्चों। M1 से किधर की तरफ? M2 की तरफ हाथ घुमाओ, आंसर आ गया। और इसका डबल कर दो। सर कैसे? जरा चेक कराओ। जरा इस वाले क्वेश्चन में बोलो ये वाला एंगल कितना है? 40। यहाँ रे पहले आकर के पड़ी तो ये हुआ M1, ये क्या हुआ M2, ये हुई डायरेक्शन। 40 दूनी 80, वाह जी वाह। और डायरेक्शन बोलो सर M1 से M2 क्या? एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा आंसर आ गया 80 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है कि नहीं है? तो ये वाला आंसर भी देखो यही आया और ये वाला आंसर भी यही आया है। क्लियर है? आइए करते हैं इसके ऊपर एक छोटा सा सवाल। अब प्यारे बच्चों देखो, अजीब सा डायग्राम है, पता नहीं भैया कैसे कहाँ आई वाई निकालना, कुछ नहीं करना। ये कौन सी रे है सर? ये इंसिडेंट है। आपसे कह रहा है डेल्टा नेट निकालो। कितने रिफ्लेक्शन के बाद? 2 के बाद। इससे ये कितना हुआ? 60। कमाल की बात है, इससे कोई लेना देना नहीं है। एंगल बिटवीन द मिरर बताओ कितना है? सर एंगल बिटवीन द मिरर है 30 डिग्री। तो आंसर कितना हुआ? 2 इंटू 30 यानी कि 60। डायरेक्शन बताओ सर। जहाँ टकराई पहले ये को माने M1, एक को माने M2, तो क्या डायरेक्शन हो गई? ये कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। तो 60 डिग्री क्लॉकवाइज या बेटे 300 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन ये दो रिफ्लेक्शन के लिए ही ट्रू है, ध्यान रहे। अगर रिफ्लेक्शन, आपको याद है अपन ने सबसे पहले एक क्वेश्चन किया था जिसमें 90 डिग्री का एंगल था, तो देखो ये रे आई तो आके कितना डेविएशन आएगा सर? 2 इंटू 90 से कितना? क्या 180 डिग्री। तो ये टकरा करके कैसे चली जाएगी? वापस चली जाएगी। तो ये देखो डायरेक्ट आंसर आ रहा है कि नहीं। लेकिन ध्यान रखना है 2 ही रिफ्लेक्शन के लिए है। अगर कितने रिफ्लेक्शन हो बेटे? 3। तो 3 रिफ्लेक्शन में डेल्टा 1 निकालो, डेल्टा 2 निकालो, डेल्टा 3 निकालो और इनको क्या कर दो? ऐड कर दो। तो मुझे पता है ये आप अच्छे से प्यारे बच्चों कर सकते हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं रोटेशन ऑफ मिरर पर। किस पर? रोटेशन ऑफ मिरर। ये मिरर आपको दिखाई दे रहा है। ओके, ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। पता ही है सबको, रिजल्ट भी याद है। यार थीटा घुमाते हैं तो रे कितना घूमती है सर? रे घूमती है 2 थीटा। अच्छा, इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो सेम सेंस है ना। सेम सेंस का मतलब ये है कि जिस सेंस में मिरर रोटेट करते हैं उसी सेंस में एक्चुअल में रे रोटेट करती है। क्लियर है? तो अगर ये आई किसी एंगल पर थी, उससे कोई मतलब नहीं है। ये इधर गई तो ये R1 है। R1 मतलब मिरर के रोटेट करने से पहले। तो जरा सोचो, अब अगर एक नई रे ये R2 है तो बेटे ये वाला एंगल कितना होगा सर? ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 2 थीटा। बस इतना करना है। आओ फटाफट से सवाल देखें। बेटे ये रे है जो कि 20 डिग्री पर आई, तो जरा बताओ जाएगी कितने पर सर? 20 डिग्री पर।
अब मिरर को कितने डिग्री घुमाया, 15 डिग्री, तो जरा इसका मतलब बताओ, ये 15 डिग्री तो ये कितना होगा 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री घूम जाएगी। इसका मतलब अगर ये R1 है, ये R2 है, तो बेटे ये वाला एंगल कितना होगा सर, ये वाला एंगल आ जाएगा 30 डिग्री, तो टोटल एंगल कितना आ जाएगा सर, टोटल एंगल आ जाएगा 50 डिग्री। क्या क्लियर है? अच्छा इधर समझते हैं, ये और बढ़िया सवाल है, आपसे कह रहा है फाइंड थीटा सच दैट द रे बिकम्स हॉरिजॉन्टल, यानी कि रिफ्लेक्शन अभी तो ये आई 20 पर, गई कितने पर 20 पर, कह रहा है यार ये रे हॉरिजॉन्टल हो गई ऐसे पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग। क्लियर है? तो बताओ मिरर को कितना घुमाऊं ताकि ये हॉरिजॉन्टल हो जाए। इसका मतलब R1 R2 के बीच का एंगल निकालता हूं, ये 20 है, ये कितना है सर, ये है 70 डिग्री। सोचो ये रे के बीच का एंगल है, रे के बीच का एंगल होता है 2 थीटा, तो इसका मतलब थीटा कितने डिग्री 35 डिग्री। इसका मतलब जो मिरर है वो कितने डिग्री घुमाऊंगा, मिरर को जब मैं 35 डिग्री रोटेट करूंगा तो रे क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, हॉरिजॉन्टल में आ जाएगी। अब करते हैं इस पर एक बढ़िया सा सवाल। देखो प्यारे बच्चों, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ओके, ये मिरर को कितने डिग्री घुमाया है 8 डिग्री, रे कितना, इंसिडेंट भी इस बार घूम रहे कितने डिग्री 2 डिग्री। तो पहली बात तो ये बताओ, अगर इंसिडेंट इधर आएगी तो क्या एंगल कम होगा, जब ये एंगल कम होगा तो ये भी तो कम होगा। अच्छा इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि अगर इंसिडेंट रे इधर जा रही है तो जो रिफ्लेक्टेड है बेटे वो भी तो इधर जाएगी। ओके, इसका मतलब सर अगर इंसिडेंट इधर जा रही है तो क्या रिफ्लेक्टेड भी इधर जाएगी, बिल्कुल, क्योंकि जब ये कम होगा तो ये कम होगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, क्योंकि एंगल आई बराबर एंगल आर। तो सर अगर ये 2 डिग्री इधर घूमी तो क्या इसका मतलब ये वाली 2 डिग्री इधर आएगी। और क्या मिरर कितना घूमा है 8 डिग्री, वाह, तो ये कितना आएगा सर, ये आएगा 16 डिग्री उसी डायरेक्शन में। तो जरा बताओ, ये रहे इधर 16 डिग्री, इधर कितने डिग्री 2 डिग्री, सर इसका मतलब जो डेल्टा नेट होगा प्यारे बच्चों वो होगा 16 - 2 यानी कि 16 - 2 दैट इज इक्वल्स टू 14 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या प्यारे बच्चों क्लियर है? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रोटेशन ऑफ मिरर के ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो प्यारे बच्चों, काइनेमेटिक्स का एक कंसेप्ट लगाते हैं सर्कुलर मोशन का। इसमें क्या है जरा ध्यान से देखो, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर घूम रहा हो कितने से, ओमेगा से, तो आप जानते हैं ये रेडियस कितनी आर, तो बेटे v बराबर क्या हो जाएगा आर ओमेगा। क्लियर है? वैसे ओमेगा होता क्या है सर, ओमेगा होता है d थीटा बाई dt। क्लियर है बेटे? यानी कि थीटा का जो बदलने का रेट है इसी को अपन क्या कहते हैं, ओमेगा कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं थीटा को 2 थीटा कर दूं तो सर बहुत आसान है, वाओ, क्या ओमेगा ऑब्वियस 2 थीटा बाई dt के कारण क्या बेटे ये 2 ओमेगा हो जाएगा। तो बस मज़े आ गए। तो ज़रा सोचो, अगर मान लो आप इस मिरर को किससे घुमाओगे, ओमेगा से, तो ये रे कितने से घूमेगी 2 ओमेगा से, सवाल खत्म। अब देखो मिरर कितने से घूम रहा है बेटे, यस, ओमेगा ऑफ मिरर इज व्हाट, ओमेगा। तो आपसे पूछ रहा है प्यारे बच्चों कि फाइंड द स्पीड ऑफ द स्पॉट ऑन द सर्कुलर स्क्रीन। ये जो सर्कुलर स्क्रीन पर स्पॉट बन रहा है इसकी डायरेक्शन बताओ, सॉरी इसकी स्पीड बताओ। तो क्या ये इधर मुंह मार रहा होगा, यस सर, तो ये इसकी क्या आ गई प्यारे बच्चों स्पीड, क्या ये आर होगी, यस सर, लेकिन यहाँ ओमेगा ऑफ एक्चुअल में स्पॉट होगा। और सब बच्चे जानते हैं ओमेगा ऑफ मिरर कितना है, ओमेगा, तो जो ओमेगा ऑफ स्पॉट होगा क्या वो, क्या 2 ओमेगा होगा, यानी कि सर इसका मतलब आंसर आ जाएगा 2r ओमेगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इस तरह से कुछ नहीं करना, मिरर ओमेगा से घूमेगा तो रे किससे घूमेगी 2 ओमेगा से, रे 2 ओमेगा से, तो मिरर कितने से, ओमेगा से। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसमें क्या थी, तो स्क्रीन कैसी थी, सर्कुलर स्क्रीन थी। अगर यहाँ स्क्रीन सर्कुलर स्क्रीन की जगह प्यारे बच्चों एक फ्लैट स्क्रीन हो जाए, है ना, तो आइए करते हैं फ्लैट स्क्रीन का एक सवाल। प्यारे बच्चे एक मिरर, ओके, इस मिरर पर ये इंसिडेंट रे आई, आकर कैसे चली गई। इस बार कमाल की बात है, थीटा जो है ना वो एंगल किस किस के बीच का है, रिफ्लेक्टेड रे और मिरर के बीच का एंगल है, ध्यान रखना बेटे। ओके, तो मुझसे पूछ रहा है यार जो स्पोर्ट यहाँ पे चल रहा होगा, इस स्पोर्ट की वेलोसिटी क्या करो प्यारे बच्चों, कैलकुलेट। तो कुछ नहीं करना है भाई, ये जो फार्मूला है प्यारे बच्चों याद रख लो, ये फार्मूला होता है 2 ओमेगा डी सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि यह आ जाएगा 2 ओमेगा डी अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ ओमेगा है प्यारे बच्चों मिरर की, और जो डी डिस्टेंस है वो क्या है, मिरर के मिड पॉइंट से स्क्रीन तक की डिस्टेंस कितनी है, डी। सोचो डी पता हो और ये ओमेगा है, तो क्या ये, वैसे तो उसका डेरिवेशन भी आप कर ही सकते हो लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट याद रखो, क्रैश कोर्स से टाइम नहीं है प्यारे बच्चों, बहुत कुछ पढ़ाना है वरना टॉपिक छूट जाएंगे। तो यहाँ से मेरे पास वी ऑफ सपोर्ट कितना आ गया, 2 ओमेगा डी कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। ज़्यादा करो, एक क्वेश्चन कर लो, थोड़ी सी आपको हल्की सी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये रे आई, ये रे ऐसे गई, ये स्क्रीन ले लो, ये एंगल थीटा कितने डिग्री बेटे 30 डिग्री, ये डिस्टेंस ले लो 50 मीटर, ओके, ये इंसिडेंट रे है, ओमेगा ऑफ मिरर कर लो भाई,
0.2 रेडियन पर सेकेंड। तो बेटे जो स्पोर्ट है वो कुछ ऐसे चल रहा होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 2 ओमेगा डी कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ जी 2 0.2 डी कितना 50 कॉस स्क्वायर, वैल्यू कितनी आ गई ये वाला हॉरिजॉन्टल यानी कि 30 डिग्री। सॉल्व करके प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो प्यारे बच्चों अब हम लोग सीखने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन। सारी उम्र हो जाती है पढ़ते हुए, यही मुझे पता लगता है रियल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सी इमेज। आइए जरा फटाफट से इसका जायज़ा लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले प्लेन मिरर से समझेंगे, बहुत आसान काम है। ये है एक ऑब्जेक्ट। ओके बेटा, इस ऑब्जेक्ट से देखो ये रे चली। ओके, ये इंसिडेंट रे है तो ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, और ये इंसिडेंट रे है तो क्या ये एक रिफ्लेक्टेड रे होगी। प्यारे बच्चों इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट हमेशा ध्यान रखें। द डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज, ऑब्जेक्ट की जो डेफिनेशन होती है वो होती है प्यारे बच्चों इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। कौन सी रेज? इंसिडेंट रेज। और जब बात करते हैं किसकी? इमेज की, तो इमेज का मतलब सीधे सीधे इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। यानी कि जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज काटेंगी वो तो होगी इमेज, जहाँ पे इंसिडेंट रे काटेंगी वो क्या होगी? ऑब्जेक्ट। बात खत्म। ओके, काटें या जहाँ पर उनका मीटिंग पॉइंट हो। तो ज़रा सोचो ये ऑब्जेक्ट है तो ये कैसी रेज हुई सर? ये इंसिडेंट रेज हुई। तो इंसिडेंट रेज फैल रही हैं तो क्या यहाँ पे काट रही होंगी? यस सर। तो ये प्यारे बच्चों क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। अब देखो रिफ्लेक्टेड रेज है जो फैल रही हैं। अब एक काम करते हैं, इनको पीछे बढ़ाते हैं। क्या ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है? तो रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ पर काटते हैं वही क्या है प्यारे बच्चों? वो है इमेज। क्लियर? अच्छा, ऐसा भी होता है कभी कभी इस तरह से कोई लाइट रेज आकर के गिरी तो ये इंसिडेंट रेज है। सोचो मिरर ना होता तो क्या ये यहाँ काट रही होती? तो इसका मतलब ये जहाँ पर काटती तो ये क्या होता है सर? ये ऑब्जेक्ट होता है। अब बेटे रिफ्लेक्ट होंगी कि रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे आ जाएंगी? यस सर। रिफ्लेक्टेड रे जहाँ काटेंगे वो क्या हो गई प्यारे बच्चों? इमेज हो गई। तो इसका मतलब सर मुझे समझ में आता है ये ऑब्जेक्ट है क्योंकि इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये रिफ्लेक्टेड रे का पॉइंट है तो इमेज हो जाएगी। फिर इसी तरह से ये इंसिडेंट का है, ये रिफ्लेक्टेड का है, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब इसमें दो बातों का ध्यान रखें। अगर इंसिडेंट रे डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग मतलब फैलने वाली, तो ऐसा ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट कहलाता है। यानी कि अगर इंसिडेंट रे डाइवर्जिंग है तो ये ऑब्जेक्ट कैसा है प्यारे बच्चों? सर ये ऑब्जेक्ट है रियल ऑब्जेक्ट। और अगर इंसिडेंट रे कन्वर्जिंग है तो ये कैसा ऑब्जेक्ट है प्यारे बच्चों? ये है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। याद रखना है अपने को, कभी कभी सवाल सीधे सीधे आ जाता है। हालांकि वैसे सवाल को पढ़ के इमेज फाइंड करने में कोई बड़ा काम नहीं है, बताएंगे कैसे फिलहाल। अब यहाँ से देखो ध्यान से बेटे, क्या रिफ्लेक्टेड रेज आर डाइवर्जिंग? अगर रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्जिंग है तो ये कैसी इमेज बनाएगा? ये बनाएगा प्यारे बच्चों वर्चुअल इमेज। और अगर रिफ्लेक्टेड रेज कन्वर्जिंग है तो रिफ्लेक्टेड रेज अगर कन्वर्जिंग होंगी तो ये क्या बनाएगा? रियल इमेज बनाएगा। प्यारे बच्चों आज का जो लेक्चर है थोड़ा सा फंडामेंटल है, इसलिए ज़्यादा जल्दी ना करें, बिल्कुल भी भावुक ना हो। जल्दी करूँगा तो मैं करूँगा, आप नहीं करोगे। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों समझ में आया। अब एक काम करते हैं, देसी जुगाड़ निकालते हैं। देसी जुगाड़ है ना? क्या देसी जुगाड़ है? जहाँ पर असली रे काटे, असली, कैसी? असली, तो हुआ असली, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो चाहे वो क्या हो बेटे? इमेज। और जहाँ पे नकली, नकली मतलब डॉटेड, ओके, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट और यहाँ पे इमेज। अब एक बात बताओ सबसे पहले, ये रेज कौन सी है सर? असली, तो इंसिडेंट असली यानी कि रियल ऑब्जेक्ट। यहाँ बताओ क्या ये है नकली? कौन सी? रिफ्लेक्टेड नकली, तो कैसी सर? वर्चुअल इमेज। अब बताओ क्या इंसिडेंट? हाँ नकली, तो इसका मतलब ये कैसा ऑब्जेक्ट? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या रिफ्लेक्टेड असली, तो ये क्या बन गई प्यारे बच्चों? रियल इमेज बन गई है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट और इमेज को देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। प्यारे बच्चों ये एक ऑब्जेक्ट है, बचपन में खूब किया हमने ये वाला सवाल। हाँ जी, दो रे चाहिए इमेज बनाने के लिए, एक तो ये वाली ले लो, टकरा के वापस आ गई, और बेटे एक रे ऐसे जाके ऐसे चली गई। ठीक है, सब बच्चे जानते हैं ये थीटा होगा तो ये थीटा, एंगल आई बराबर एंगल आर। बेटे इंसिडेंट रे कहाँ काट रही है? यहाँ। तो क्या ये ऑब्जेक्ट है? कैसा ऑब्जेक्ट है? रियल ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्टेड ये है और ये है। क्या बेटे इन दोनों को पीछे बढ़ाऊंगा? यस सर। क्या पीछे बढ़ाऊंगा? यहाँ पे आती हुई दिखाई देगी, तो ये क्या होगी? ये एक इमेज होगी। कैसी इमेज सर? नकली रेज।
यानी कि ये होगी बेटे एक वर्चुअल इमेज, है ना। देखो ये एंगल थीटा, तो बेटे ये वाला एंगल थीटा, ये थीटा तो ये वाला एंगल थीटा, ये डिस्टेंस कितने हैं प्यारे बच्चों डी, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस भी आ जाएगी डी, क्योंकि दोनों एंगल बराबर है, ये साइड कॉमन है। तो इसका मतलब एक बात समझ में आती है कि अगर ये कोई प्लेन मिरर है तो जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही डिस्टेंस पर क्या होती है इमेज। लेकिन कौन सी डिस्टेंस सर, इट मस्ट बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यानी कि सर अगर मैं आपसे कहूँ कि ये मिरर है और सर ये डिस्टेंस 3 मीटर है और ये भी 3 मीटर है, तो क्या ये ऑब्जेक्ट है तो क्या इमेज होगी? ना बाबा ना, डिस्टेंस नहीं, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर करनी है। यानी कि ये वाली डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, ये बराबर होने से थोड़ी काम चलेगा भाई, ये नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। तो इसलिए जब भी कभी अब इमेज फॉर्म करनी हो तो क्या करो सर, इमेज फॉर्म करने का सबसे बढ़िया जुगाड़ है यहाँ ऑब्जेक्ट बनाओ और सर इतनी पीछे यहाँ क्या बनाओ प्यारे बच्चों, इमेज बनाओ। ये x होगा तो ये y होगा, तो सर x बराबर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, x बराबर -y आ जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है प्यारे बच्चों, ज़रूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट मिरर के सामने ही हो। मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा और मुझे इसकी क्या बनानी है इमेज, तो 2 रे लेनी होंगी। हाँ जी, तो क्या करूँ सर, एक रे ऐसे जाके ऐसे चली गई बेटे, एक रे ऐसे जाके ऐसे चली गई। अब एक काम करो, दोनों को पीछे बढ़ाऊंगा तो देखो यहाँ पे आती हुई दिखाई देगी। कमाल की बात है, मिरर को पीछे बढ़ाओ, एक्सटेंड कर दो थोड़ा सा और ये परपेंडिकुलर डाल दो, तो ये डिस्टेंस डी है तो ये भी कितनी है डी। अब ये डिस्टेंस D1 और D2 में D1 किसके बराबर होगा प्यारे बच्चों, D1 D2 के बराबर होगा। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट मिरर के सामने ही हो। अगर ऐसा नहीं होता तो उस सिचुएशन में मिरर को एक्सटेंड कर देते हैं और ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। अब तक बात की थी हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट की, ये है बेटे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अगर ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ये है, तो क्या करूँ सर, इसकी इमेज यहाँ, इसकी इमेज यहाँ, तो ये क्या बन गया बेटे A' और B'। अगर सोचो कुछ ऐसे होगा तो सर कुछ नहीं करना, इसकी इमेज यहाँ है ना और इसकी इमेज यहाँ, तो ये A' आ गया, ये क्या आ गया B'। अब इसकी बनाओ फटाफट से, सर ये डिस्टेंस इधर तो ये इधर, ये इधर तो सर ये इधर, तो क्या बेटे ये क्या आ गया सर, ये A' B' आ गया। तो ऐसे मुझे ऑब्जेक्ट दिया हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसकी इमेज बना सकता हूँ। हाँ बेटे क्वेश्चन देखो, इसमें घड़ी में कितने बज रहे हैं, 3, तो 3 बज रहे हैं, तो मुझसे कह रहा है बताओ मिरर में कितने बजेंगे। सर ये वाला तो झुका तो ऐसा ही रहेगा बेटे, ये वाला क्या इधर आ जाएगा, यस सर, तो सर इसका मतलब कितने बजेंगे, 9 बजेंगे। तरीका समझो प्यारे बच्चों। आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूँ आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। बेटे 12 में से क्या करना है, एक और जुगाड़ है, सीधे सीधे 3 को माइनस कर दो तो क्या आंसर आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ओके, एक तरीका ये है, एक डायरेक्ट तरीका ये है। अब देखो इसमें कितने बज रहे हैं, 4:10। अब यार इसमें 4:10 बज रहे हैं तो भाई ये वाली जो सुई होगी वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी। लेकिन अब सोचो उसका तरीका क्या है, बहुत बढ़िया वाला। सर 12 में से, हाँ बेटे 4 10 घटा दिए तो 60 में से ये कितना आ गया प्यारे बच्चों, 50, और 11 में से 4 गए यानी कि ये आ गया 7। तो क्या 7:50 हो रहे होंगे। अब बताओ 3:40-50 बज रहे हैं अगर किसके अंदर, क्लॉक के अंदर, तो इसकी मिरर में क्या दिखाई देगी सर, 12:00। क्लियर है बेटे। तो ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 10, यहाँ बचेगा 59 में से 40 गए, हाँ भाई क्या बेटा आ जाएगा 19। समझ में आ रहा है, यस सर। 11 में से कितने गए, 3, तो बेटे 8:19 और 10 सेकंड बेसिकली मुझे मिरर के अंदर दिखाई देंगे। आशा करता हूँ बेटे क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। एक ऑब्जेक्ट है AB, इसके सामने एक मिरर है, तो आपसे पूछ रहे मिनिमम हाइट द मिरर रिक्वायर्ड। वैसे तो आपको याद है क्या रिजल्ट होता है सर, h/2, आधे से काम चल जाता है। आइए फटाफट से उसका डेरिवेशन करते हैं। सोचिए अगर मुझे अपने को देखना है तो मुझे अपने को शीशे में देखने के लिए क्या करना होगा सर, मैं अपने आप को सिर से लेके पैर तक ऐसे देखूंगा, कैसे, सिर से लेके पैर तक, और पूरा देखूंगा। तो सबसे पहले देखो बेटे इसके इमेज फॉर्मेशन का तरीका समझें, बाकी क्वेश्चन तो बहुत आसान है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सर सिर दिखाई देना चाहिए, तो इसका मतलब सिर से चलने वाली रे टकरा के सिर में आनी चाहिए। और बेटे पैर दिखने चाहिए, तो पैरों से टकराने वाली रे भी आँखों में आनी चाहिए। ये तरीका है, पैरों से टकराने वाली भी आँखों में, और प्यारे बच्चों आँखों से टकरा के आने वाली आँखों में। तो अगर आप इन रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बढ़ाएंगे, इसको इधर बढ़ाया और प्यारे बच्चों इसको इधर बढ़ाया, तो ये यहाँ से आती हुई दिखाई देगी। तो ये बन जाएगा आपका A डैश और B डैश। तो मुझे कितना मिरर रिक्वायर्ड हो? सर मेरा इतने मिरर में काम चल गया है। बेटे दोबारा समझें, पैरों से चलने वाली आँखों में और आँखों से चलने वाली आँखों में। अब महसूस कीजिए, अगर मैं अपने सामने से अपने बराबर का किसी अपने को देखना चाहता हूँ, तो एक रे तो सीधी आएगी और एक रे कहाँ आएगी? पैरों में। अब ये तो एक तरीका था। अब इसके बाद इसका एक ऑप्शनल तरीका देखें डायग्राम बनाने का, बहुत ही मज़ा आ जाएगा, डायरेक्ट काम हो जाएगा। आओ देखें। हाँ बेटे, ये क्या है? सर ये रहा पूरा का पूरा प्लेन मिरर। इसके सामने मैं यहाँ पर ऐसे खड़ा हूँ। क्लियर है? तो सबसे पहला काम तो यार पूरी इमेज तो बनानी है ना। हाइट तो ऑब्वियसली रिक्वायर्ड पूछ रहा है, तो टू सी द फुल इमेज कर दूँ, है ना। मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड टू सी फुल इमेज। तो अब देखो फटाफट से, ये ऑब्जेक्ट है, इसके सामने क्या है बेटे? मिरर। सबसे पहला काम तो इतनी डिस्टेंस पर इमेज बना दो, यानी कि अगर ये डिस्टेंस कितनी है D, तो इतनी डिस्टेंस पर क्या बना दो? सबसे पहले इमेज बना दो। अब ये कौन है? सर ये है AB। तो ये क्या हुआ? सर ये हुआ A डैश और B डैश। अब सुनो बेटे क्या करना है, आंखें कहाँ हैं? यहाँ। तो इसकी आँखों से इसकी आँखों में रे जानी चाहिए, एक काम तो हो गया ये वाला। और दूसरा बेटे सर इसके पैरों से भी तो इसकी आँखों में रे जानी चाहिए। हाँ हो गया काम। तो अब सोचो, उसको भी दिखाई देगा, इसको भी दिखाई देगा, तो मज़ा आ जाएगा। तो ज़रा सोचो मुझे क्या निकालना है? आई वॉन्ट टू कैलकुलेट दिस वाई। अब बेटे ये डिस्टेंस कितनी है D, और ये डिस्टेंस भी कितनी है D। तो एक सिमिलर ट्राइंगल देख रहा हूँ, A डैश B डैश, और इसको कहूँ प्यारे बच्चों M। तो मुझे सिमिलर ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। कौन से वाला? सर ये वाला सिमिलर ट्राइंगल। तो सिमिलर ट्राइंगल में ये कितना हुआ? सर ये Y हुआ, ये D हुआ, ये D हुआ, ये क्या हुआ प्यारे बच्चों? ये H हुआ। तो सर इसका मतलब क्या? दिस अपॉन यानी कि y बाई एच इज़ इक्वल्स टू, हाँ बेटे ये D हुआ, ये 2D हुआ, क्या D अपॉन 2D, छम्मा छम्मा, तो क्या y इज़ इक्वल्स टू h/2, यानी कि सर h/2 हाइट से मेरा काम चल जाएगा। और ज़मीन से कितने ऊपर होना चाहिए? सर ज़मीन से भी h/2 ऊपर ही होना चाहिए। तो आशा करता हूँ बेटे समझ में आया होगा। अब इसके रिजल्ट्स को देखेंगे और रिजल्ट पे फटाफट से 2-3 सवाल करते हैं। अच्छा एक बात आप विषय ध्यान रखें बेटे, जब जब किसी ट्रायंगल में ये दो डिस्टेंस बराबर होगी, ये डिस्टेंस के बराबर, तो ये अगर x है तो ये 2x होगा। बहुत सीधा सा फंडा है, समझ में आया? ये कितना x तो ये कितना होगा? सर ये आ जाएगा 2x। कब कब? जब जब ये डिस्टेंस क्या होंगी? बराबर होंगी। तो सर आप ये कहना चाहते हैं अगर ये 3 है, क्या है? 3, और ये भी कितना है? सर ये भी 3 है। तो अगर ये 5 है तो ये कितना होगा? सर ये 10 आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटे पहला सवाल, फाइंड हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू सी फुल इमेज। सर वेरी सिंपल, क्या करूं बेटे? ये 100 है तो इसका आधा कितना? 50 सेंटीमीटर। ये बेकार है, क्या मेरा इससे काम चल जाएगा? तो मेरा आंसर आ जाएगा। ओके, जबकि आंखें कहाँ पर हैं? हेयर इज़ द आइज। अब थोड़ा सवाल को चेंज करते हैं, है ना? क्या करते हैं सवाल? ध्यान से देखो, मैंने क्या किया इस बार। हाँ बेटे मिरर तो रखा 50 सेंटीमीटर का ही, कितने का? 50 सेंटीमीटर का ही मिरर रखा, लेकिन जो मिरर है इस मिरर को ऊपर रखा 20 और नीचे रखा 30। ठीक, तो ज़रा बताओ क्या सवाल ये है कि, सवाल तो छोड़ो क्या बनाना, डायरेक्ट देखते हैं। जब बेटे ये 30 है तो ये मिरर मेरे किसी काम का नहीं है। अच्छा ये डिस्टेंस कितनी है? सर ये डिस्टेंस है D। बेटे ये कितनी है? D। तो सर ने कहा था इसका डबल, तो इसका मतलब कितना पार्ट विजिबल होगा? सर ओनली दिस 60 सेंटीमीटर इज़ विजिबल टू अस। तो जरा सोचो 100 था, 30 का 60 दिखेगा, तो क्या ये पार्ट दिखाई देगा? नहीं। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं ओनली हेड इज़ विजिबल। ओके, नो फीट इज़ विजिबल। आशा करता हूँ बेटे समझ में आया थोड़ा थोड़ा। अच्छा सर, अच्छा फिर सर इसका मतलब ये भी हुआ
कि अगर मान लीजिए बेटे इसकी हाइट कितनी है 100 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो मिरर है तो 50 का, लेकिन वो यहाँ से 50 है, तो यहाँ से 50 है, और ये कितना है सर, ये 10 सेंटीमीटर है। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 10 है तो ये कितना होगा सर, ये 20 होगा। 20 पे कुछ दिखाई नहीं देगा, तो ये कितना है 50, 50 का आधा कितना होगा 100। तो सर इसका मतलब ये नीचे तक का ये सारा रीजन दिखाई देगा, यानी कि पैर तो दिखाई देंगे लेकिन इस बार हेड दिखाई नहीं देगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, h और h/2 के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब देखो बेटे क्वेश्चन ये है कि आईज यहाँ पर है और इस बार जो है हेड और आई के बीच में गैप आ रहा है, ठीक है। तो ये टोटल 100 है, ये 20 है। तो अब आपसे पूछ रहा है हाइट ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड टू सी द फुल इमेज पूछ रहा है और उसकी पोजीशन भी पूछ रहा है। तो सबसे पहला काम यार एक बात बताओ भाई, ये आँखें हैं तो आँख से ऊपर कितना सेक्शन देखना है 20 सेंटीमीटर, और इसके नीचे कितना सेक्शन देखना है सर, ये देखना है 80 सेंटीमीटर। तो पिछले वाला सवाल हो गया, 80 का आधा 40, 40 तो यहाँ रिक्वायर्ड है। और बेटे 20 है, 20 का आधा कितना सर, 20 का आधा 10। ओके, ना तो ये मेरे काम का ना ये मेरे काम का, तो टोटल कितना आ गया सर, दिस टोटल कम्स आउट टू बी 50 सेंटीमीटर। और ये 40 है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक। तो ज़मीन से कितनी ऊपर होना चाहिए सर, ये ज़मीन से 40 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। और बेटे बताने को तो बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बाप है, बेटी है, ये है, वो है, फलाना ढिमाका, दुनिया भर की चीज़ें, लेकिन पता लगा इस चक्कर में काम की चीज़ छूट गई। इसलिए बस याद रखो, अगर h है तो h/2 रख लो, और आँखों के हिसाब से बस देख लो फटाफट से, है ना, कि आँखों के ऊपर जितना है उसका भी आधा कर दो और आँखों के जितना नीचे उसका भी आधा कर दो, काम चल जाए। अच्छा, कभी कभी इसमें क्या होता है क्वेश्चन में, एक चीज़ और छोटी सी मैं आपको बता दूँ प्यारे बच्चों, मान लो आपसे कहें कि यार ये 100 सेंटीमीटर है और आपका मिरर एक्चुअल में 30 सेंटीमीटर का है। कितने का है 30 का। यहाँ से तो है प्यारे बच्चों वो 20 सेंटीमीटर नीचे, और यहाँ से वो है 50 सेंटीमीटर ऊपर। तो कह रहा है कितना पार्ट दिखाई देगा, तो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। अगर ये 30 है, ये डिस्टेंस कितनी है d, तो ये भी कितनी होगी बेटे d, सब बच्चे अच्छे से जानते हैं। तो ये 20 का कितना 40, 40 पर कुछ दिखाई नहीं देगा। समझ में आ रहा है, आ रहा है क्या पक्का। और 30 का आगे बढ़ूंगा तो क्या 30 का आ जाएगा 60। तो इसका मतलब सर केवल और केवल 60 सेंटीमीटर दिखाई देगा। तो इसका क्या कर दो, इसका डबल कर दो, काम चल जाएगा। अब जरा बताओ पैर दिखाई देंगे, यस सर, क्योंकि आप सोचो ना यार ये वाला तो आ ही रहा है ना 60 के अंदर कवर हो जाएगा, तो पैर दिखाई देंगे। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। प्यारे बच्चों, किसी ऑब्जेक्ट की इमेज का बनना और फिर इमेज का दिखाई देना दोनों अलग अलग बातें होती है ना। इमेज बन तो रही है लेकिन इमेज अगर दिखाई नहीं दे रही है तो फिर उसका फ़ायदा क्या है। एक्चुअल में इमेज जो दिखती है वो ऑब्जर्वर की पोजीशन पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, डिपेंड करती है। तो फील्ड ऑफ व्यू वो रीज़न कहलाता है जिस रीज़न में इमेज क्या होती है, दिखाई देती है। तो मान लो मैंने आपसे कहा यार ये एक ऑब्जेक्ट है, ओके। अब जरा सोचो बेटे कैसे रे चली, यस, तो क्या बेटे ऐसे चली गई, बिल्कुल सर। क्या बेटे इससे ये वाली और ऐसे चली गई, दोनों को पीछे बढ़ाने पर क्या यहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है, तो ये इमेज बन गई। तो ये रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ तक आएंगी जिस रीज़न में होंगी, इसी रीज़न को क्या कहते हैं बेटे, फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। यानी कि अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ है तो वो इसको देख सकता है, लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ है तो वो इसको तो देख सकता है लेकिन वो उसको नहीं देख सकता। इसका मतलब इमेज का बनना और इमेज का दिखाई देना। इमेज केवल वही दिखाई देती है जिस रीज़न में रिफ्लेक्टेड रेज होते हैं, क्योंकि इमेज मतलब रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रेज जिस रीज़न में होंगी वही रीज़न क्या कहलाता है, फील्ड ऑफ व्यू कहलाता है। जैसा आप इसको समझें प्यारे बच्चों। अब एक बात बताइए, प्लेन मिरर है, आपने इसके सामने कहाँ रखा ऑब्जेक्ट को, सर मैंने यहाँ रखा, ठीक। यहाँ से बेटे एक रे जाके ऐसे से ऐसे चली गई, ये वाला एंगल बराबर, और क्या एक रे ऐसे जाके बेटे ऐसे चली गई। अब एक काम करते हैं, इनको पीछे बढ़ाता हूँ। जब मैं इनको पीछे बढ़ाता हूँ तो क्या यहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है। तो ज़रा सोचो, इसकी इमेज तो बन गई लेकिन ये इमेज एक्चुअल में कहाँ दिखाई देगी, ये इमेज केवल इस वाले ऑब्जर्वर को दिखाई देगी। क्या यहाँ वाले को दिखाई देगी, नहीं। क्या यहाँ वाले को दिखाई देगी, नहीं। तो जिस रीज़न में रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वही रीज़न क्या कहलाता है, फील्ड ऑफ व्यू कहलाता है। अच्छा, इतना नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा कंसेप्ट देखो फील्ड ऑफ व्यू बनाने का। मान लो आपको ये मिरर दे रखा है, ठीक है बेटे, इसके सामने यहाँ क्या रखा है, सिंपल ऑब्जेक्ट रखा है। तो सबसे पहले इमेज बना लो। क्या बना लो, इमेज। अब कुछ नहीं करना, इमेज से मिरर के कॉर्नर्स वाली रे ले लो, चुक 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 चुक। तो ये क्या है, ये क्या है,
सर यही सीधे सीधे क्या है, यही सीधे सीधे फील्ड ऑफ व्यू है। आशा करता हूँ बेटे मेरी बात समझ में आ रही होगी, है ना। इस पे करते हैं एक सवाल। बेटे क्वेश्चन देखते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के सामने एक मिरर रखा है, कितने डिस्टेंस पर, स्मॉल डी डिस्टेंस पर। इस मिरर की टोटल लेंथ है बेटे 2L, कितनी 2L, और ये इसका मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है तो ये लेंथ कितनी हो गई L, ये कितनी हो गई बेटे L। अब आपसे कह रहा है यार ये ऑब्जेक्ट है भाई, तो बताओ इस ऑब्जेक्ट की इमेज को, ऑब्वियसली इसकी इमेज कहाँ बनेगी सर, जस्ट इसके पीछे बनेगी, कितने डिस्टेंस पर सर, ये भी मेरे ख्याल से D पर ही बनेगी। ख्याल क्या होता है भाई, D पर बनेगी। अब जरा सोचो बेटे क्वेश्चन को ध्यान से, अगर इस ऑब्जेक्ट की इमेज कितने पीछे बन रही है, D पीछे बन रही है, तो आपसे कह रहे हैं जो लेंथ आप देख रहे हैं ये वाली, ये लाइन है ना जिस पे चिंटू बैठा हुआ है, तो आपसे कह रहा है कि इसकी लेंथ बताओ AB की, किसकी, इस AB की लेंथ बताओ ताकि मैं इस ऑब्जेक्ट की इमेज को देख सकूं। तो इसका मतलब किसको देखना है, इमेज को। तो ये इमेज कहाँ तक देखी जा सकती है, वही तो फील्ड ऑफ व्यू कहलाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। सर ने क्या तरीका बताया था फील्ड ऑफ व्यू बनाने का, शॉर्टकट तरीका। सर इमेज बना लो पहले तो, और इमेज से मिरर के कॉर्नर से रेज ले लो और ऐसे बढ़ा। ओके, हो गया भाई मेरा तो काम, क्लियर है। वैसे बड़ा तरीका क्या होता सर, पहले ये रेज जाती, फिर टकरा के वहाँ जाती, कोई ज़रूरत नहीं है। सीधे इमेज बनाओ, इमेज से 2 रे ले लो मिरर के कॉर्नर से, देखो ये ऐसे आ गई, तो ये मेरे पास वो लेंथ है जहाँ पे दिखाई देगा, ना यहाँ दिखाई देगा ना यहाँ दिखाई देगा। एक काम करते हैं बेटे, क्या इसको y मान लो, चलो जी हो गया काम। बेटे ये 2D है, ओके यस सर। बेटे ये कितना है सर, ये D है। बेटे ये कितना है, D है। ये लेंथ कितनी है L। तो मुझसे क्या पूछ रहा है, मुझसे y की वैल्यू पूछ रहा है। तो एक काम करते हैं यहाँ से, हाँ बेटे कुछ मार्क कर लो इसको, कह दूँ यहाँ से कुछ भी कह सकता हूँ, M N O P और I। तो यहाँ से मुझे पेशेंस रखिए, बहुत पेशेंस रखिए, जितनी पेशेंस मैं रख रहा हूँ ना उससे ज़्यादा पेशेंस आप रखिए। यार मुझे तो आता है ना, लेकिन मैं क्या करूँ, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। क्या बेटे ये y है, यस सर। ये कितना है बेटे सर, दिस इज़ L। और ये कितना है बेटे D, और ये कितना है सर, ये है 3D। वाह, चलो हो जाओ शुरू। y बाई L सर, L बाई y इज इक्वल्स टू, हाँ बेटे क्या D बाई 4D, D से D छम छम, क्या y इज इक्वल्स टू कितना आ गया प्यारे बच्चों, 4L आ गया। तो सर इसका मतलब अगर ये 4L है तो ये भी कितना होगा, 4L होगा। तो ये टोटल कितना होगा, दैट AB इज 8L। अब जरा सोचो, अगर ये कह दे कि स्पीड u से घूम रहा है तो कितने टाइम तक देख पाएगा। सो दैट टाइम इज इक्वल्स टू AB बाई यू से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। तो प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा 8L बाई यू। क्लियर है। आशा करता हूँ फील्ड ऑफ व्यू का क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। बाकी स्फेरिकल मिरर जब पढ़ेंगे आगे जाकर के इसको और ज़्यादा एलेबोरेट करते हैं प्यारे बच्चों। बढ़ते हैं आगे। बट नंबर ऑफ इमेजेस निकालनी हो किसके अंदर, प्लेन मिरर के अंदर। मिरर M1 M2 ये रखा है ऑब्जेक्ट, और अल्फा किसके बराबर है सॉरी, नंबर ऑफ इमेजेस इन प्लेन मिरर। प्यारे बच्चों एक मिरर M1 एक मिरर M2, इसके बीच ऑब्जेक्ट रखा है। ओके, मिरर के बीच का एंगल कितना है, थीटा। अब आपसे कह रहा है ये अल्फा एंगल और ये क्या है, बीटा। पहली बात तो ये ध्यान रखो बेटा, अगर अल्फा बराबर बीटा हो, है ना, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक या बाइसेक्टर पर। किस पर प्लेस्ड है, बाइसेक्टर पर। और अगर अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा तो इसको अनसिमेट्रिक बोलते हैं। दोनों कंडीशंस में विशेष ध्यान रखें। तो अगर ये 360 से थीटा को डिवाइड कर दिया जाए और रिजल्ट आ जाए कुछ n, अब ये जो n नंबर है, ये n अगर इंटीजर आ जाए, इंटीजर आप समझते हैं 1 2 3, यानी कि कंप्लीट नंबर जिसको बोलते हैं। अब उसमें भी 2 बातें हैं, n इवन हो यानी कि 2 4 6, और n ऑड हो यानी कि 1 3 5। अगर ये इवन है तो नंबर ऑफ इमेजेस होते हैं प्यारे बच्चों n-1, तब जबकि अल्फा बराबर बीटा हो, यानी कि अल्फा बराबर बीटा यानी कि सिमेट्रिकली प्लेस्ड हो। और n-1 ही तब भी होते जब अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा है। तो इसका मतलब चाहिए सिमेट्रिकली प्लेस्ड हो, चाहिए अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड हो। अगर ये इवन आ जाए, क्या आ जाए, इवन, तो नंबर ऑफ इमेजेस को क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इमेजेस को प्यारे बच्चों n-1 लिखेंगे। अच्छा, अगर ये ऑड आ जाए 360 बाई थीटा, एग्जाम्पल से समझाऊंगा बहुत अच्छे से। अगर ये ऑड आ जाए मतलब 1 3 5, तो इस सिचुएशन में प्यारे बच्चों अगर अल्फा बराबर बीटा सिमेट्रिक रखा है तो इमेजेस बनेंगी n-1,
यानी कि सेम एज दैट ऑफ द ऑड वाला, इवन वाला। लेकिन अगर अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा है तो ये फिर आंसर कितना आ जाता है, ये आंसर प्यारे बच्चों n आ जाता है। क्लियर है? तो पहले इसको समझते हैं, फिर इसके बाद इसमें एक और केस है कि अगर n फ्रैक्शन आ जाए, n क्या आ जाए, फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन आ जाएगा तो नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगी वो उस फ्रैक्शन का कौन सा पार्ट होगी, इंटीग्रल पार्ट होंगी। इंटीग्रल मतलब 3.6 है तो 3 आंसर आ जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि इसको आप राउंड ऑफ करके लिखेंगे। 4.2 है तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस सिचुएशन में इंटीग्रल पार्ट लिख देते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात बेटे, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये डिटेल में पता लगता है बाद में, आप तो रिजल्ट याद रखें। अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेजेस बन रही हैं मिरर के अंदर, जो अपन मल्टीपल इमेज बना रहे हैं, तो जो इमेजेस होती है ना वो हमेशा इस सर्कल पर लाई करती हैं। किस सर्कल पर, कि मिरर के कॉर्नर को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है ना, इसको रेडियस मान के सर्कल बना दोगे तो ये जो लोकस ऑफ ऑल द इमेजेस है वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा प्यारे बच्चों एक सर्कल होगा। ना तो एलिप्स होगा, ना पैराबोला होगा, ना हाइपरबोला होगा, इट इज ऑलवेज ए सर्कल। क्लियर है ये बात? चलो अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। मुझसे कहा गया यार एक मिरर है M1, दूसरा मिरर है बेटे M2। M1 M2 के बीच का एंगल कितने डिग्री है, 60 डिग्री। ये ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, देखना 30 का मतलब सर अल्फा बराबर कितना है बेटे, बीटा। थीटा कितने डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री। तो यहाँ से नंबर ऑफ इमेजेस पहले निकालने के लिए 360 बाई थीटा किया तो 6 आया। 6 इवन या ऑड, सर 6 आ रहा है इवन। इवन होगा तो नंबर ऑफ इमेजेस होंगी n-1, तब भी जब अल्फा बराबर बीटा है, तब भी जब अल्फा बराबर बीटा नहीं है। तो सर इसका मतलब जो आंसर है 6 आ गया बेटे। 6 में से एक जाके कितना आ गया, 5 आ गया। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं फिर थीटा कितने डिग्री, 60 डिग्री, लेकिन इस बार 20-40 पे रखा है, यानी कि अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा। लेकिन क्या 6 आ रहा है, 6 मतलब इवन आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता ये बराबर हो या ये बराबर ना हो, इमेजेस हमेशा कितनी आएंगी, सो द नंबर ऑफ इमेजेस वुड बी ऑलवेज n-1, सो द आंसर इज 5। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। आओ बेटे एक दो केसेस ये वाले और ये वाले और करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। हाँ बेटे, ये मिरर M1 M2 और इस बार एंगल कितना गिवन है, इस बार एंगल गिवन है सर 75 डिग्री। तो देखो सॉल्व करके 4.8 आ रहा है। क्या ये एक फ्रैक्शन है? अगर ये एक फ्रैक्शन है तो इस फ्रैक्शन में देखो बेटे 4.8, ठीक। तो यहाँ से जो आंसर होगा, सर ने कहा था इसका इंटीग्रल पार्ट लिख लो, तो इंटीग्रल पार्ट कितना है, 4। तो नंबर ऑफ इमेजेस 4 आ जाते हैं। तो इसका मतलब चाहे अल्फा बराबर बीटा हो और चाहे अल्फा बीटा के बराबर ना हो, दोनों सिचुएशन में ऐसे ही हो जाता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? अगर मैं आपसे कहूँ दो मिरर एक दूसरे के एंटी पैरेलल ऐसे रखें इस तरह से, है ना, और ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इसके बीच में हो, तो आप बिलीव नहीं करोगे। क्या बिलीव करना सर? पता है द नंबर ऑफ इमेजेस वुड बी इनफाइनाइट। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनती हैं, इनफाइनाइट बनती हैं। और अगर मैं तुम्हें एक क्वेश्चन रटवा दूँ बहुत बढ़िया सा, क्या, अगर मान लो ये मिरर यहाँ है प्यारे बच्चों और ये मिरर आधा यहाँ है और यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, तो इस सिचुएशन में जो नंबर ऑफ इमेजेस होते हैं वो क्या होती हैं, 2 ही होती हैं। क्लियर हो गई बात? और बताऊँ एक छोटा सा केस आप लोगों को। अगर मान लो इस तरह से दो मिरर रखे हैं ये वाले और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो यहाँ पे ये मिरर यहाँ से गायब है। क्लियर? तो इस सिचुएशन में ये है प्यारे बच्चों M1 और ये क्या है M2। तो जो नंबर ऑफ इमेजेस होती हैं, नंबर ऑफ इमेजेस क्या बनती हैं, 2 बनती हैं। वैसे आप सभी जानते हैं अगर ये पूरे मिरर थोड़ा सा भी, अगर ये पूरे मिरर ऐसे होते हैं 90 डिग्री पर होते हैं, तो क्या नंबर ऑफ इमेजेस 360 बाई थीटा 90, 4 इवन, 4 माइनस 1 क्या आंसर 3 आ जाता है, बिल्कुल 3 आता। लेकिन अगर ये केवल यहीं तक होगा तो प्यारे बच्चों इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस केवल कितनी बनती हैं, 2 ही बनती हैं। अब इतना समय नहीं है, वरना इसका रे डायग्राम बना के बताता तो बहुत मज़ा आता। इसी तरह से यहाँ भी कितनी इमेजेस बनेंगी प्यारे बच्चों, 2 ही बनेंगी। लेकिन अगर ये पूरे पूरे मिरर हों तो जो नंबर ऑफ इमेजेस हैं वो क्या बनेंगी, इनफाइनाइट बनेंगी। तो इसलिए प्लीज़ कोई दिक्कत नहीं, कम से कम रिजल्ट तो याद रखते हुए चलें। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 799 1800212799 1821 799 18002121 799।